समुद्र पर एक हरी आकृति हवा और लहरों पर सवार है। पानी ने उसके रेशमी काले बालों को गीला कर दिया और उसकी पतली कमर विलो शाखा जितनी पतली थी जिससे महिलाओं को भी ईर्ष्या होती थी। दुर्भाग्य से उसके सामने कोई हरकत नहीं थी, वह एक पुरुष था। जेडयू। मुचियानशी ये देखकर कुछ हैरान हुई कि वह कौन था। जेडयू का गोरा माथा पसीने से तर था, जो दर्शाता था कि वह बहुत मेहनत कर रहा था। वह गिरते हुए पत्ते की तरह डेक पर उतरा और शिकायत करने लगा। अरे नाइट, तुम प्रस्थान करने से पहले अपनी छोटी सुंदरता के साथ अंतरंग होने में कुछ समय क्यों नहीं बिताते? इस मिशन को पूरा करने के लिए मुझे जल्दी करने पर मजबूर करना मुझे थका देगा। मुचियानशी ने जियुये की ओर देखा और पूछा, तुमने जेडयू को क्या करने के लिए भेजा था? यही है। जेडयू ने हवा से एक नक्शा निकाला और मुचियानशी को सौंप दिया। मेरी छोटी सुंदरता, इसे समय पर तुम तक पहुंचाने की कोशिश में मैंने लगभग अपने पैर तोड़ लिए, जेडयू ने शिकायत की। मुचियानशी ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए पैर टूटने तक दौड़ना बेहतर है, बजाय इसके कि अपने स्वामी के आदेशों की अवज्ञा करने पर तुम्हारे 3 पैर तोड़ दिए जाएं, है ना? मुचियानशी ने बिना किसी औपचारिकता के नक्शा स्वीकार कर लिया, जबकि जेडयू के होंठ जोर से फड़के। मुझे हमेशा लगा था कि ये क्रूर था और अपने अधीनस्थों पर कोई दया नहीं दिखाएगा, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनकी होने वाली मालकिन और भी अधिक क्रूर होगी। जेडयू मुचियानशी के लिए पूरे दक्षिणी क्षेत्र का नक्शा लाया। जहाज पहले ही समुद्र में निकल चुका था और जियुये ने मुचियानशी को लपेटा और उसे नर्म सोफे पर लेटा दिया, और जब वह नक्शे का अध्ययन कर रही थी तो उसके साथ रहा। जैसे ही मुचियानशी ने देखा, जियुये, जो आमतौर पर शांत रहता था, ने उसे चीजें समझाईं। इस दुनिया को 4 रियल्म्स कहा जाता है, जिसकी 4 प्रमुख सीमाएं हैं: दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर और पूर्व की ताकत लगभग बराबर है, पश्चिम सबसे कमजोर है और दक्षिण सबसे कमजोर है। दक्षिणी क्षेत्र में 7 महाद्वीप हैं: हिम महाद्वीप, धुंध महाद्वीप, बादल महाद्वीप, वर्षा महाद्वीप, जैद महाद्वीप, थंडर महाद्वीप और ज्वाला महाद्वीप। इनमें से हिम महाद्वीप सबसे दूरस्थ और कमजोर है, और यह 7 में से एकमात्र महाद्वीप भी है जिसमें कोई टेलीपोर्टेशन एरे नहीं है। यदि आप अन्य महाद्वीपों में जाना चाहते हैं तो तसिसी को हिम महाद्वीप के समुद्री क्षेत्र से शुरू करके समुद्री क्षेत्र तक पहुंचना होगा। जियुये सबसे अच्छा कथाकार है, न केवल उसकी आवाज़ सुखद है बल्कि उसकी व्याख्याएं भी बहुत स्पष्ट हैं। हिम महाद्वीप बहुत छोटा और अलग थलग है, फिर भी वह सब कुछ जानता है। मुचियानशी ने एक नक्शा निकाला और कहा, यह हिम महाद्वीप से ज़ियाजोउ तक का समुद्री चार्ट है। वास्तव में कुल 3 मार्ग हैं। जेडयू ने जो नक्शा बड़ी मेहनत से प्राप्त किया वह स्वाभाविक रूप से बहुत उच्च गुणवत्ता का था। जियुये ने कहा, पहला मार्ग सबसे सुरक्षित है, जिसका पिछले 10,000 वर्षों में पता लगाया गया है। हालांकि यह मार्ग काफ़ी घुमावदार है। ज़ियाजोउ पहुंचने में कम से कम आधा साल लगेगा। दूसरा मार्ग अंतहीन समुद्र में है, जिसमें खतरे का स्तर सामान्य है, और इसमें 3 महीने लगेंगे। यहाँ तक कि सामान्य खतरे भी जानलेवा हो सकते हैं। इस समुद्री क्षेत्र को पार करना कोई आसान काम नहीं है। तीसरा मार्ग सबसे करीब है, लेकिन सबसे खतरनाक भी है, क्योंकि इस मार्ग के मध्य में मृतकों का द्वीप है, जहाँ ज़ियाजोउ सबसे शातिर और दुष्ट लोगों को कैद करता है। मुचियानशी ने कहा, चूंकि वे कैद हैं, वे द्वीप नहीं छोड़ सकते और वे वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशान नहीं कर सकते। समुद्र के 100 मील के भीतर उनका जेल है। एक बार जब वे इस क्षेत्र को छोड़ देते हैं तो उनके शरीर पर लगे प्रतिबंध फूट पड़ेंगे और वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। 100 मील के भीतर यदि आप इस मार्ग पर यात्रा करना चाहते हैं तो इससे बचने का कोई तरीका नहीं है, जियुये ने उत्तर दिया। तसिसी, तुम्हारी पसंद क्या है? उसने पूछा। तीसरी लाइन को पूरा होने में कितना समय लगेगा? 1 महीना। इस बार सच में जल्दी बीत गया। इतना कम समय मुचियानशी के दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफ़ी था। मैं तीसरा विकल्प चुनती हूँ। जियुये ने अपनी पकड़ मजबूत की और कहा, ठीक है। मुचियानशी ने कहा, हम अपनी यात्रा के दौरान अपनी चौकसी कम नहीं कर सकते। हमें जो ताकत खो दी है उसे जल्दी से वापस पाना होगा। लगातार 3 हेवन एंड अर्थ प्रोफाउंड येलो पिल्स का सेवन करने के बाद उसकी ताकत 3 स्तर नीचे चली गई, जिससे उसे केवल 6ठे स्तर के स्पिरिट किंग की ताकत रह गई। हाँ, मुचियानशी सक्रिय रूप से साधना कर रही थी और जियुये भी पूरे दिल से सहमत था। 4 रियल्म्स में भी उसकी सुरक्षा में कोई भी शी एर के सिर का एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। केवल उस शक्ति को धारण करके जो दुनिया के शिखर पर है और शाश्वत सुरक्षा होने से ही वह वास्तव में सहज महसूस कर सकता है। हेवन डिफाइंग डिवाइन तकनीक और जियुये के मार्गदर्शन के साथ मुचियानशी की साधना बहुत सुचारू रूप से आगे बढ़ी। समुद्र में कुछ मूर्ख समुद्री राक्षसों का सामना करते हुए मुचियानशी ने सतह पर आने और उनके साथ अपने युद्ध कौशल का अभ्यास करने का अवसर लिया। अर्थ प्रोफाउंड सील, हेवनली प्रोफाउंड सील, बूम बूम बूम। मुचियानशी इन दोनों सीलों का उपयोग करने में बहुत माहिर हो गई थी।
रात में जियुए हमेशा की तरह बिना बुलाए मू चियांशी के कमरे में आता और उसे पकड़कर सो जाता। यह एक अपरिहार्य आदत बन गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद देर रात जब मू चियांशी सो रही थी तो जियुए कमरे से निकल गया। रात में समुद्री हवा काफी ठंडी थी और एक हरी आकृति ऐसे दिखाई दी जैसे तैर कर आए हो। ये पिछली बार जब तुमने हिम महाद्वीप में अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया था तो उन निकम्मों ने इसका पता लगा लिया था। वे तुम्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे और मुझे डर है कि तुम 4 डायरेक्शंस रियलम में ज्यादा समय तक नहीं रह पाओगे, ज़ेडयू ने भारी आवाज में कहा। मुझे पता है, ज़ेडयू हंसा और बोला, ये को हमेशा से पता था, फिर भी वह छोटी सुंदरता के साथ रहा। सचमुच सुंदरियों की भूमि नायकों का कब्रिस्तान है। क्या तुम समझते हो कि वह अब कैसा महसूस कर रहा है? उसकी बर्फीली नीली आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। तसिसी तुम्हारी उन महिलाओं जैसी कैसे हो सकती है? काली आकृति चमकी, ज़ेडयू को केवल एक ठंडी और अलग थलग आकृति के साथ छोड़ गई। उसे अभी मत बताना, ज़ेडयू ने असहाय होकर सिर हिलाया और कहा, आपका अधीनस्थ आज्ञा का पालन करता है। जियू ये एक बार फिर मू चियांशी के पास लौट आया, उसे कसकर गले लगाते हुए और अपने इतने करीब उसके आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चेहरे को देखते हुए। वे सिर्फ कुछ जोकर हैं, उन पर कोई ध्यान देने लायक नहीं है, लेकिन अगर उन जोकरों को उन लोगों के बारे में पता चल गया जिन्हें वह संजोता है तो तसिसी बहुत खतरनाक स्थिति में होगी। अगर क्रिस्टल बरकरार होती तो वह स्वर्ग और पृथ्वी पर उसका पीछा कर सकती थी बिना किसी के उसे जरा भी नुकसान पहुंचाए। लेकिन अब क्रिस्टल टुकड़ों में बिखर गई है और उसके पास केवल एक टुकड़ा बचा है। ये पहली बार था जब उसे पता चला कि अलग होने की अनिच्छा का क्या अर्थ है, इसलिए जियुए ने मू चियांशी को कसकर पकड़ लिया, यह महसूस करते हुए कि वह उसे कभी भी पर्याप्त रूप से नहीं पकड़ सकता। सुबह सुबह के चुंबन ने मू चियांशी को जगा दिया। मू चियांशी ने जल्दी से दवा लगाई, लेकिन जियुए ने उसे कठोरता से बताया कि यह एक स्वाभाविक आदत थी जो उसे सुबह होती थी। मू चियांशी शर्मा गई और बोली, क्या ये भी मेरी एक पेशेवर आदत है? ये पेशेवर आदत सच में किसी भी व्यक्ति का विनाश है जो दूसरों का फायदा उठाने की कोशिश करता है। मू चियांशी को लगा कि जियुए की बर्फीली नीली आंखों में कुछ अलग बात थी जब उसने उसे देखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह क्या था। साधना जारी रखें और जल्द से जल्द स्पिरिट किंग के 7वें स्तर पर वापस आने का प्रयास करें। आखिरकार मृतकों का द्वीप करीब आ रहा है। हम मृतकों के द्वीप के 100 मील के दायरे में पहुंच गए हैं, ज़ेडयू ने मुस्कुराते हुए कहा। छोटी सुंदरता, हम मृतकों के द्वीप पर पहुंच गए हैं। इसके बाद जो होने वाला है वह एक शानदार अनुभव होने वाला है। क्या तुम तैयार हो? मू चियांशी ने सिर हिलाया और कहा, बेशक, हम तैयार हैं। इन दिनों समुद्री राक्षसों से निपटना काफी उबाऊ रहा है, लेकिन वे सभी शातिर लोग हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता, छोटी सुंदरता? ज़ेडयू ने पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं डरती हूँ? मू चियांशी ने एक भौं उठाई। एक पूर्व घोस्ट डॉक्टर के रूप में मैं अंधेरी दुनिया में चली और सभी तरह के शातिर लोगों को देखा, फिर भी वे सभी मेरे जहर के प्रभाव में निराशा में रो पड़े। हालांकि इस दुनिया के लोग महत्वपूर्ण ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति के बल पर मजबूत हैं, लेकिन उसके पास लिटिल रेड और इनविंसिबल जैसी उसकी अंतिम चालें भी हैं। ज़ेडयू ने मन ही मन सोचा, जिस महिला को हमारे भगवान ने पसंद किया है वह स्वाभाविक रूप से इन बदमाशों से नहीं डरती है। मू चियांशी ने ज़ेडयू को नज़रअंदाज किया और जियुए की ओर देखा और कहा, जब तक तुम भगवान स्तरीय प्राणी को नहीं छूते, जियुए, तुम्हें कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। जियुए ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। जब कोई अपरिचित जहाज मृतकों के द्वीप के पास आता है तो इसे उन भूखे प्राणियों से गुप्त नहीं रखा जा सकता। किसी ने जीवित लोगों की उपस्थिति को सूंघा और तेजी से दौड़ा। जियुए और ज़ेडयू पहले ही मू चियांशी की नज़र से ओझल हो चुके थे। जब तक वे अपनी मर्जी से नहीं आते तब तक बहुत कम लोग उन्हें नोटिस कर पाएंगे। जहाज ने अब कोई चक्कर नहीं लगाया और अपने नियोजित मार्ग पर आगे बढ़ता रहा। मू चियांशी के पास मजबूत मानसिक शक्ति थी और उसने बहुत पहले ही करीब आती उपस्थिति को महसूस कर लिया था। वह शांति से डेक पर एक डेक कुर्सी पर बैठ गई। मास्टर, यहाँ। वुडी ने मू चियांशी को विभिन्न फल सौंपे, वास्तव में सबसे विचारशील पालतू जानवर। स्विश स्विश स्विश। एक ही पल में कई आकृतियां मू चियांशी के नौकायन जहाज पर उतरीं। उन्होंने किनारे बैठी शांत लड़की को कुछ आश्चर्य से देखा। उसकी लंबी बैंगनी पोशाक चेज लाउंज के किनारे से नीचे खिसक गई और उसके लंबे काले बालों को एक हेयरपिन से धीरे से ऊपर रखा गया था। उसकी उत्कृष्ट सुंदरता ऐसी चीज थी जिससे समुद्री राक्षस भी ईर्ष्या करेंगे। उसकी हर हरकत से एक श्रेष्ठ व्यक्ति की हवा निकलती थी, जिससे उनके लिए नजरें हटाना असंभव हो गया। केबिन में जहाज चलाने वाले व्यक्ति को छोड़कर पूरे जहाज में केवल यह एक लड़की थी। यह कुछ तो गड़बड़ है, एक दूसरे को देखो, ये बहुत अजीब है। बिल्कुल कोई भी अकेले इस अंतहीन समुद्र में या यहाँ तक कि मृतकों के द्वीप के क्षेत्र में भी जाने की हिम्मत नहीं करेगा। कुछ बहुत गलत था। बॉस, क्या ये कोई जाल है? उनमें से एक ने धीमी आवाज में पूछा।
मू चियानशी धीरे से उठी और उन्हें देखा और बोली, सज्जनों, आप बिना बुलाए आए हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं? छोटी लड़की, क्या तुम जानती हो कि तुम अभी किसके क्षेत्र में हो? नेता ने भयंकर रूप से कहा। मुझे केवल अपने रास्ते पर जाने से मतलब है, मुझे परवाह नहीं है कि यह किसका क्षेत्र है। छोटी लड़की, तुम्हें यहाँ अभिमानी होने का कोई अधिकार नहीं है। ये गैरकानूनी लोगों की दुनिया है। इस छोटी लड़की को आजमाओ, चाहे ये जाल हो या नहीं। चलो पहले कार्रवाई करते हैं। मू चियानशी भी ये देखना चाहती थी कि वे कितने मजबूत थे, लेकिन मृतकों के द्वीप के किनारे पर रहने वाले लोग केवल निम्न स्तरीय स्पिरिट एम्परर और मार्शल एम्परर थे। उनके हमलों का सामना करते हुए मू चियानशी ने अपना हाथ उठाया और कहा, वाटर स्पिरिट शील्ड। बूम! वे हर एक कुछ कदम पीछे हट गए। मू चियानशी शांत रही, लेकिन ये हताश लोग ऐसे दिख रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वह पागल है। एक छठे स्तर की स्पिरिट किंग इस जगह में घुसने की हिम्मत करती है। ये छोटी लड़की असामान्य है। यह असामान्य है। एक किंग स्तरीय प्राणी ने वास्तव में मेरे हमले को रोक दिया। क्या ये सामान्य है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मू चियानशी ने उन्हें बहुत अजीब एहसास दिया, इसलिए उन्हें सावधान रहना था। छोटी लड़की, तुम्हारी पृष्ठभूमि क्या है? मैं बस यहाँ से गुजर रही हूँ। मू चियानशी ने मुस्कुराते हुए कहा। भले ही मैं सिर्फ यहाँ से गुजर रहा होता, मैं इस रास्ते को कभी नहीं चुनता, खासकर इसलिए क्योंकि तुम एक किंग स्तरीय प्राणी हो। अंतहीन समुद्र उन लोगों के लिए मृत्यु जाल है जो एम्पर स्तर के नहीं हैं। बॉस, वह सिर्फ एक छठे स्तर की स्पिरिट किंग है। उस पर इतनी सांसें क्यों बर्बाद करें? चलो पहले उसे नीचे ले चलते हैं। हाँ, ये लड़की इतनी सुंदर है, हमने इतने लंबे समय से कोई महिला नहीं देखी है। स्विश स्विश स्विश। हालांकि मू चियानशी अजीब थी, लेकिन उसकी कम ताकत ने उन्हें हौसला दिया। एक ही पल में समूह ने एक घेरा बना लिया, मू चियानशी को घेर लिया। अपनी उंगली के एक झटके के साथ मू चियानशी ने औषधीय सुइयों की बौछार छोड़ी। गुप्त हथियार। उनके चेहरे काले पड़ गए और उन्होंने जल्दी से जवाबी कार्रवाई की, जिससे उनका गठन टूट गया। मू चियानशी समुद्र की सतह पर दौड़ी। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो यहाँ लड़ो। अगर तुम मेरे परिवार के जहाज को नुकसान पहुंचाते हो तो तुम खुद को बेचकर भी उसका भुगतान नहीं कर पाओगे। समुद्र में जाने के लिए मू परिवार के मुख्य जहाज हिम महाद्वीप के सर्वश्रेष्ठ कारीगरों द्वारा बनाए गए थे, जिसमें सबसे महंगे और बेहतरीन सामग्रियों का उपयोग किया गया था, और यहाँ तक कि विभिन्न जहरों से भी लदे हुए थे। उनका मूल्य अकल्पनीय था। उनके चेहरे तुरंत काले पड़ गए। ये छोटी लड़की किस परिवार से आई थी? वह सच में लोगों को नीची नज़र से देख रही थी। हे, छोटी लड़की, एक बार जब तुम हमारे हाथों में आ जाओगी तो ये जहाज भी हमारा हो जाएगा और हम निश्चित रूप से इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एक ही पल में उन्होंने समुद्र पर कदम रखा। मू चियानशी ने फ्लेम ड्रैगन स्वॉर्ड निकाली और हताश लोगों का समूह हंसने लगा। तुम कहती हो कि तुम्हारा जहाज मूल्यवान है, लेकिन तुम्हारी तलवार में कोई खास बात नहीं है ना? ये तलवार इतनी जंग लगी है कि यह लगभग टूट चुकी है। भले ही तुम इसे किसी को दे दो, मुझे शक है कि कोई इसे लेना चाहेगा। फ्लेम ड्रैगन स्वॉर्ड क्रोधित प्रतीत हुई। इसकी लाल रंग की नोक से एक अंधा कर देने वाली रोशनी निकली। मू चियानशी ने ठंडे स्वर में घोषणा की, फ्लेम ड्रैगन एनिहिलेशन। समुद्र से एक लाल अग्नि ड्रैगन फूट पड़ा और बर्फीले पानी ने इसकी विनाशकारी शक्ति को कम करने के लिए कुछ नहीं किया। यह हमला किंग रैंक से नीचे के किसी भी व्यक्ति द्वारा अजेय है, और यहाँ तक कि निम्न रैंकिंग एम्परर्स को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। रास्ते से हट जाओ। बैंग बैंग बैंग। पहला हमला प्रभावी रहा और मू चियानशी ने अपनी औषधीय सुइयों से एक और गुप्त हमला किया, जिससे उन्हें सांस लेने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। इस क्षण उन्होंने अब इस खूंखार छोटी लड़की को एक साधारण किंग स्तरीय विशेषज्ञ मानने की हिम्मत नहीं की, बल्कि अपने ही स्तर के प्रतिद्वंद्वी के रूप में मानने लगे। अर्थ प्रोफाउंड सील। बूम! समुद्र से एक विस्फोट गूंज उठा, जिससे पानी की बूंदें हवा में उड़ गईं। वे बाल बाल बच गए और राहत भी महसूस की। वह चाल भयानक थी। यदि एक निम्न स्तरीय एम्परर भी इससे टकरा जाए तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। यह अजीब छठे स्तर की स्पिरिट किंग कहाँ से आए? घबराओ मत, हमारे पास अधिक लोग और उच्च रैंक हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि हम इस छोटी लड़की को नहीं संभाल सकते। नेता शांत रहा। बॉस, हम समझ गए। वे मूल रूप से मू चियानशी से निपटने के लिए मिलकर काम करने का इरादा रखते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मू चियानशी की हरकतें बेहद तेज थीं, समुद्र की मछली से भी अधिक चुस्त थीं। वे बहुत मजबूत हो सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा अगर वे अपने प्रतिद्वंद्वी पर प्रहार ही न कर सकें? बैंग बैंग बैंग। उन्होंने मू चियानशी पर अथक हमला किया, लेकिन उसने हर हमले को चकमा दिया। वाटर ड्रैगन बुझ गया। हेवनली प्रोफाउंड सील। बूम! इन लोगों के समूह के साथ लड़ाई के दौरान मू चियानशी को भी लगा कि उसकी ताकत बढ़ रही है। वह पहले से ही स्पिरिट किंग के छठे स्तर के चरम पर थी और सफलता प्राप्त करने ही वाली थी।
आइए इस लड़ाई का उपयोग 7वें रैंक में सफलता प्राप्त करने के लिए करें। क्या उसके पास आध्यात्मिक शक्ति की असीमित आपूर्ति है? वह स्पष्ट रूप से एक छठे स्तर की स्पिरिट किंग है। वे भी हैरान थे। मू चियानशी की आध्यात्मिक तकनीकें, जो उसे हर चाल से उच्च स्तर के दुश्मनों को हराने की अनुमति देती थीं, बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत करती थीं। हालांकि उनके सामने ये राक्षसी स्पिरिट किंग हर लड़ाई के साथ और अधिक मजबूत होती जा रही थी। इस व्यक्ति के पास मजबूत मानसिक शक्ति है, यहाँ तक कि मजबूत मानसिक शक्ति की भी अपनी सीमाएं होती हैं। मू चियानशी की आध्यात्मिक शक्ति खत्म होने वाली थी और उसके पास बहुत सारी गोलियां थीं जिन्हें वह बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। आध्यात्मिक ऊर्जा को बहाल करने के लिए कई बोतल गोलियों का सेवन करने के बाद मू चियानशी ने अपनी युद्ध शक्ति को पुनः प्राप्त करना जारी रखा। हिम महाद्वीप से दूर इस प्रशिक्षण यात्रा की तैयारी में उसने रसविद्या कक्ष में औषधि को परिष्कृत करने में कई दिन बिताए, जो पर्याप्त होगा भले ही वह हर दिन लड़ रही हो। उन्होंने आश्चर्य से कहा, क्या हम मृतकों के द्वीप पर फंसे हुए हैं, शेष दुनिया से कटे हुए हैं? क्या आप इसी तरह अमृत लेते हैं? बॉस, हमें भी नहीं पता। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि 10 साल से अधिक समय बीत चुका है और पूरे 4 डायरेक्शंस रियलम में खरपतवार के रूप में कई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हैं और उतने ही रसविज्ञानी हैं जितने आध्यात्मिक गुरु हैं, इसलिए गोलियां कम कीमती हो गई हैं। यही एकमात्र कारण है। 10 साल से अधिक समय बीत चुका है और बाहरी दुनिया बहुत अधिक नहीं बदली है। अमृत अभी भी बहुत कीमती हैं। हालांकि उनका सामना मू चियानशी से हुआ, इसलिए बूम बूम बूम, बैंग बैंग बैंग, तेज आवाज़ों की एक श्रृंखला गूंज उठी और हताश लोगों का समूह समुद्र की सतह पर मृत पड़ा था। मू चियानशी ने बहुत असंतोष के साथ कहा, तुम लोग बहुत कमज़ोर हो। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद भी मैं उसे 7वें रैंक तक पहुंचने के लिए प्रेरित नहीं कर पाए। जब मैं पहली बार 7वें रैंक पर पहुंची थी तो मैं डिवाइन टॉवर के कारण तुरंत आगे बढ़ गई थी। अब जब मैं वापस आ गई हूं और फिर से साधना शुरू कर दी है तो दक्षता काफ़ी धीमी हो गई है। उनके मुंह से लगातार झाग निकल रहा था, इसलिए नहीं कि वे बहुत कमज़ोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वह इंसान नहीं थी। फिर कोई और पास आया और एक तिरस्कारपूर्ण आवाज़ आई, पाह, कचरा कचरा है। एकमात्र किंग स्तरीय लड़की द्वारा इस तरह पीटा जाना बहुत शर्मनाक है। उनके चेहरे लाल हो गए। आगे बढ़ो और कोशिश करो। आने वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसका शरीर थोड़ा अधिक वजन वाला था। उसकी नज़र मू चियानशी के चेहरे पर पड़ी और उसकी आंखों में विस्मय की एक झलक दिखाई दी। युवा महिला, आप मृतकों के द्वीप पर क्यों आए हैं? मू चियानशी ने कहा, अगर तुम्हारी आंखें होती तो तुम्हें पता होता कि मैं बस यहाँ से गुजर रही थी। लेकिन मृतकों के द्वीप का रास्ता आसान नहीं है। आम लोग यहाँ कभी नहीं आएंगे। चूंकि मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो मैं इसे अंत तक देखूंगी। उसने मू चियानशी की ओर देखा और कहा, छोटी लड़की, अगर तुम मुझे खुश करती हो तो तुम्हारे लिए सुरक्षित रूप से यहाँ से गुजरना असंभव नहीं है। अपनी तलवार के एक झटके के साथ उसने इसे अपने सामने वाले व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम उम्मीद करते हो कि मैं तुम पर चापलूसी करूंगी? उसका चेहरा काला पड़ गया। छोटी लड़की, गर्व होना अच्छा है, लेकिन इस मृतकों के द्वीप पर तुम नहीं जानती कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। उसे पकड़ो। वह छठे स्तर का स्पिरिट एम्परर था और मू चियानशी जैसी छोटी लड़की से निपटना कुछ ऐसा था जो उसे खुद करने की आवश्यकता नहीं थी। उसके अधीनस्थ उसे संभालने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। उसे इस अभिमानी युवा लड़की को हताश होकर संघर्ष करते देखना भी पसंद था। यह अविश्वसनीय रूप से प्यारा होगा। उसकी नज़र मू चियानशी पर टिकी थी और उस घृणित रूप ने जियुए को मृतकों के द्वीप पर सभी जीवित प्राणियों को हड्डियों में बदलने की इच्छा पैदा की। जेडयू जियुए के पास खड़ा था और बोला, ये क्या तुम गुस्से में हो? जेडयू स्पष्ट रूप से खुश था। जो कभी हृदयहीन और क्रूर ये था, वह अब छोटी सुंदरता के लिए गिर गया था और किसी को भी उसे अपवित्र करने की अनुमति नहीं देगा। जियुए चुप रहा, लेकिन उसकी नज़र कभी मू चियानशी से नहीं हटी। उसे शिखर तक अपना रास्ता खुद बनाना था। लोगों का ये समूह पिछली बार के निकम्मों के समूह से बहुत बेहतर है। वूश वूश वूश, मू चियानशी ने उनके बीच जाने और चकमा देने के लिए 1000 शैडो स्टेप्स का उपयोग किया। बैंग बैंग बैंग, अंततः उसे वापस लड़ने का मौका मिल ही गया। वाटर ड्रैगन बुझ गया है। फायर ड्रैगन का अंतिम प्रहार। हेवनली प्रोफाउंड सील। बूम बूम बूम, एक ही सांस में एक साथ 3 चालें चली गईं। पूरे समुद्र की सतह इस क्षण फट गई और पानी के पर्दों की परतें दिखाई दी, जिससे उनकी दृष्टि बाधित हो गई। बैंगनी आकृति ने पानी के पर्दों को एक तरफ धकेल दिया और अनगिनत चांदी की रोशनी की किरणें गुजर गईं। गुप्त हथियार, जल्दी चकमा दो, उन्हें जल्दी रोको। चकमा दो। ऐसा लग रहा था कि सिरिंज की आंखें हैं, अथक रूप से उनका पीछा कर रही हैं। रोको। जिस पल उन्होंने रोका, उससे भी ज्यादा और छोटी सुइयां उनकी ओर दौड़ीं। आह! चीखों की एक श्रृंखला गूंज उठी। मू चियानशी, हालांकि, उतरते हुए पानी के पर्दे के पीछे पीछे गई और हल्के से समुद्र की सतह पर कदम रखा।
समुद्री हवा ने उसके काले बालों को बिखेर दिया और एक बड़ी लड़ाई के बाद होने वाली अराजकता के बजाय उसने पूर्ण संयम और शांति बिखेरी। नेता ने चिल्लाकर कहा, एकदम सही। आह, लेकिन उसके भाई, जिनके चेहरे पीले पड़ गए थे, ने उसे वापस होश में ला दिया। मुझे जहर दिया गया है। उसने मू चियानशी की ओर देखा और कहा, छोटी लड़की, मारक सौंप दो। मू चियानशी ने कहा, तुम इस रवैये के साथ मुझसे मारक मांग रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ये दूंगी? भले ही वे हमें यह नहीं देना चाहते, हमें उन्हें ये देना होगा। अपने भाई का जहर बिगड़ता देख उसने स्वाभाविक रूप से मामलों को अपने हाथों में ले लिया। छठे स्तर के स्पिरिट एम्परर की ताकत स्वाभाविक रूप से उसके गुर्गों से अधिक थी और उस आभा के दबाव ने मू चियानशी की चकमा देने की गति को काफी धीमा कर दिया। छठे स्तर के स्पिरिट एम्परर के दबाव का सामना करते हुए मू चियानशी को तुरंत लगा कि उसकी सफलता क्षितिज पर है। अनगिनत हमलों को चकमा देने के बाद वह अवरोध जो अटूट रहा था आखिरकार टूट गया। सातवें स्तर की स्पिरिट किंग, ये छोटी लड़की आगे बढ़ गई है। उन्होंने अविश्वास में मू चियानशी को घूरा। तो क्या हुआ अगर वह आगे बढ़ गई? वह अभी भी बॉस से बहुत पीछे है। वह उसे कुछ ही समय में नीचे ले जा सकता है। आगे बढ़ने के बाद मू चियानशी मुड़ी, अपनी सारी शक्ति केंद्रित की और हवा में उड़ गई। हेवनली प्रोफाउंड सील, बूम! हेवनली प्रोफाउंड सील उसकी पूरी शक्ति से भरी हुई जोर से नीचे गिरी, जिससे उसके प्रतिद्वंद्वी को इसे गंभीरता से लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। बैंग! उसने आखिरकार इसे पकड़ ही लिया, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें दिखाई दी। अगर इस छोटी लड़की में किसी शाही स्तर के विशेषज्ञ की ताकत होती तो वह शायद इस हमले से नहीं बच पाता। छोटी लड़की, अब तुम्हारी आस्तीन में कोई और चाल नहीं बची है ना? इस समय उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई थी। चाहे वह कितनी भी गोलियां खा ले, आध्यात्मिक ऊर्जा को तुरंत बहाल करना असंभव था। वह जानता था कि यह छोटी लड़की अब उसके नियंत्रण में है। जैसे ही वह मू चियानशी के पास पहुंचा, अचानक एक सफ़ेद छाया चमकी, जिसके मुंह में लाल चेरी थी। स्वर्ग के नीचे अजेय, मैं एकमात्र हूं जो सर्वोच्च शासन करता है। मेरे मास्टर की आस्तीन में कई चालें हैं, लेकिन तुम सिर्फ एक छोटे से बदमाश हो। ये बिल्ली मास्टर तुम्हें संभाल सकता है। उसने एक ही घूंट में चेरी निगल ली और वह सफ़ेद बिजली के बोल्ट में बदल गई। इतनी जल्दी? उस भयानक गति ने उसे अपने सामने वाले प्यारे छोटे प्राणी को कम आंकने की हिम्मत नहीं करने दी। उसने आध्यात्मिक ऊर्जा से अपनी रक्षा की और जल्दी से जवाबी हमला किया। वह बेहद सावधान था, लेकिन इनविंसिबल फिर भी उसकी गर्दन पर खूनी निशान छोड़ने में कामयाब रहा। उसे पता भी नहीं चला कि छोटी बिल्ली ने उसे कैसे खरोंच लिया। बैंग बैंग बैंग! इनविंसिबल ने एक बार फिर अपनी चाल चली, लेकिन तीसरे स्तर के पवित्र जानवर का सामना करते हुए उसका छठे स्तर का स्पिरिट एम्परर स्पष्ट रूप से उसका कोई मुकाबला नहीं था। बैंग! हताश अपराधियों की दूसरी टीम भी पूरी तरह से हार गई थी। इस क्षण समुद्र से फिर से एक आवाज़ आई। मू चियानशी की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। कोई और आ रहा था। इस बार जो लोग आए हैं वे काफ़ी सक्षम हैं। इनविंसिबल मू चियानशी के कंधे पर कूद गया और आगे देखा। इस बार कोई जोकर नहीं आया है, आप केवल दल को देखकर ही बता सकते हैं। 24 उच्च स्तरीय स्पिरिट एम्परर्स ने एक उत्कृष्ट और शानदार पालकी ले रखी थी। बेहतरीन रेशम समुद्री हवा में फड़फड़ा रहा था। हालांकि पालकी के अंदर बैठे व्यक्ति ने अपनी असली पहचान उजागर नहीं की। वे 24 उच्च स्तरीय स्पिरिट एम्परर्स सभी भारी भरकम पुरुष थे और उनकी आध्यात्मिक शक्ति और काया ने लोगों को उत्पीड़न का एक मजबूत एहसास दिया। मू चियानशी के होंठ थोड़े मुड़े। ये काफ़ी तमाशा था, मानो कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आ गया हो। यह आचरण सच में किसी कैदी जैसा नहीं लग रहा था। जिन्हें मू चियानशी ने नीचे गिरा दिया था, उन्होंने भी अचानक अपने भाव बदल लिए और कहा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के बॉस मो यहाँ हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वास्तव में उसे डरा दूंगा। बॉस! मू चियानशी की नज़र पालकी पर पड़ी। मैं बस यहाँ से गुजर रही थी और मेरा परेशानी खड़ी करने का कोई इरादा नहीं था। अगर तुम उनके बॉस हो तो अपने गुर्गों से कहो कि वे मेरा रास्ता रोकना बंद करें। पालकी के सामने खड़े एक भारी भरकम आदमी ने कहा, छोटी लड़की, तुम काफ़ी अभिमानी हो। यह अन्य स्थानों पर कोई मायने नहीं रखता, लेकिन चूंकि तुम मृतकों के द्वीप से गुजर रही हो, क्या तुम मृतकों के द्वीप के नियमों के बारे में एक या दो बातें जानती हो? नियम? कौन से नियम? यदि तुम गुजरना चाहती हो तो तुम्हें गुजरने की कीमत चुकानी होगी। क्या तुम टोल शुल्क के बारे में बात कर रहे हो? कियान परिवार के मुखिया के पास कभी पैसे की कमी नहीं रही है। बस अपनी कीमत बताओ। भारी भरकम आदमी के होंठ फड़के। अब भी ये छोटी लड़की नहीं जानती थी कि कब रुकना है। पैसा सब कुछ नहीं है। छोटी लड़की, यह मृतकों का द्वीप है। टोल सस्ता नहीं है। अपने सभी खजाने, जिसमें तुम भी शामिल हो, सौंप दो और फिर यह हमारे बॉस के मूड पर निर्भर करता है। अगर वह अच्छे मूड में है तो तुम आसानी से जा सकती हो। क्या तुम कुछ ज्यादा ही दबंग नहीं हो रहे हो? क्योंकि यह मृतकों का द्वीप है। उसने उत्तर दिया।
ये 3 शब्द सब कुछ दर्शाते हैं, अराजकता, वध, लूटपाट, सब कुछ हल्के में लिया जाता है। बहुत खूब कहा, यह मृतकों का द्वीप है और तुम सभी कैदी और हताश लोग हो। जब तक मेरे पास पर्याप्त ताकत है, मैं अपना रास्ता खुद बना सकती हूँ और तुम में से कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। मुचियांशी की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। छोटी लड़की, तुम बहुत भोली हो। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने उन निकम्मों से निपट लिया है, तुम इस मृतकों के द्वीप से सुरक्षित निकल सकती हो। अन्य 17 लोगों ने पालकी को समुद्र की सतह पर रख दिया और आध्यात्मिक शक्ति के समर्थन से पालकी समुद्र के तल में नहीं डूबेगी। स्विश स्विश स्विश। ये 17 लोग मुचियांशी की ओर दौड़े। वे सभी उच्च स्तरीय स्पिरिट एम्परर्स थे और उनसे निपटना आसान नहीं था। लिटिल रेड, बाहर आओ। और उसके पास सिर्फ एक अनुबंधित जानवर से कहीं ज्यादा है। जब तक उनके पास कोई एम्परर स्तरीय विशेषज्ञ न हो, उनके लिए उसे नीचे गिराना आसान नहीं होगा। 2 तीसरे स्तर के पवित्र जानवर, ये बुरा है। वे केवल उच्च स्तरीय हैं, 9वें रैंक के चरम पर नहीं, इसलिए उनके लिए तीसरे स्तर के पवित्र जानवर के खिलाफ लड़ना बहुत मुश्किल होगा। उस छोटी लड़की को पकड़ो। वाटर ड्रैगन बुझ गया है। मुचियांशी आसानी से पकड़े जाने वालों में से नहीं थी। उसने 1000 शैडो स्टेप्स तकनीक को सक्रिय किया और जहाज पर लौट आई। स्विश स्विश स्विश। एक ही पल में जहाज के तंत्र सक्रिय हो गए। बैंग बैंग बैंग। वे सरकारी कार्यालयों के दृश्य से अप्रभावित थे। भोली छोटी लड़की, तुम्हारे जाल हम उच्च स्तरीय स्पिरिट एम्परर्स को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। बूम। जैसे ही वे अपनी चौकसी कम कर रहे थे, एक सुखद आवाज गूंज उठी। मूर्खों का झुंड, रास्ते से हट जाओ। बूम। काला धुआं उठने लगा। जाल अपने आप में डरावने नहीं थे, लेकिन वे जो जहर ले जा रहे थे वह जानलेवा था। खांसी खांसी खांसी। ग्लग ग्लग। जहाज के चारों ओर का समुद्री जल ऐसे बुलबुले छोड़ रहा था मानो उबल रहा हो। वे लोग जल्दी से पीछे हट गए। समुद्री जल को देखकर उनकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। जहर इतना शक्तिशाली था। रेशमी पर्दा उठाया गया और सियान रंग की एक आकृति बाहर निकली। उसके लंबे बहते हुए काले बाल बस बंधे हुए थे और उसकी ऊंची नाक, तलवार जैसी भौहें और चमकीली आंखें थीं, जिससे वह बेहद आकर्षक लग रहा था। मुचियांशी ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस मृतकों के द्वीप पर ऐसे सुंदर युवक होंगे। ऐसा लगता है कि मेरी उपस्थिति युवा महिला को भा गई है। उसकी गहरी आंखों में मुस्कान की एक झलक दिखाई दी। तो क्या हुआ अगर तुम मुझे भा गए हो? तुम मुझे लुभाने के लिए अपने रूप का उपयोग करने में सक्षम होने से बहुत दूर हो। आखिरकार, मैं मृतकों के द्वीप पर सबसे सुंदर व्यक्ति हूँ। तुम्हारे शब्दों ने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। बकवास बंद करो और सीधे मुद्दे पर आओ। तुम हमें गुजरने देने के लिए क्या चाहते हो? अगर हम सच में सोल आइलैंड के माध्यम से अपना रास्ता बनाने जा रहे हैं, तो हम रास्ते से गुजरते समय कुछ वास्तविक युद्ध अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम लड़ने से बच सकते हैं, तो ये हमारी परेशानी को बचाएगा और चीज़ों को गति देगा। मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रभारी हूँ। भले ही मैं कोमल हो रहा हूँ और तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन बाकी लोगों से बात करना उतना आसान नहीं है जितना मुझसे। लेकिन उसने एक फोल्डिंग फैन निकाला, उसे खोला और एक आकर्षक मुस्कान दिखाई। लेकिन अगर तुम मुझे एक संतोषजनक इनाम देते हो, तो मैं शायद तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। मुचियांशी ने पूछा, तुम किस तरह का इनाम चाहते हो? मुझे एक लड़की चाहिए। क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगी? तुम, मृतकों के द्वीप के नेता, किसी ऐसे व्यक्ति की मदद चाहते हो जो बस यहाँ से गुजर रहा है। तुम्हारे कोई छिपे हुए उद्देश्य होंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे कोई छिपे हुए उद्देश्य हैं, बस इतना है कि तुम एक किंग स्तरीय प्राणी हो। उसका अधीनस्थ आश्चर्यचकित रह गया और बोला, बॉस, तुम इस छोटी लड़की को भाग लेने नहीं दोगे, है ना? यह उचित नहीं है। मृतकों का द्वीप जल्द ही अपने वार्षिक बीस्ट फाइटिंग टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, जिसे किंग स्तरीय और एम्परर स्तरीय डिवीजनों में विभाजित किया गया है। हालांकि हमारे पास बहुत कम किंग स्तरीय लड़ाके हैं जो यहाँ उपयोगी हैं। तुम्हारी ताकत को देखते हुए, युवा महिला, मैं तुम्हारे साथ सहयोग करना चाहूँगा। मुचियांशी ने कहा, मेरे पास दूसरों के लिए तमाशा करने का समय नहीं है। यहाँ से लड़ते हुए आगे बढ़ना आसान है। जब तक तुम मुझे किंग रैंक टूर्नामेंट में पहला स्थान जीतने में मदद करती हो, तुम मेरे खजाने से कोई भी खजाना चुन सकती हो। मुचियांशी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे किसी भी खजाने में दिलचस्पी हो सकती है। चाहे तुम्हें ये पसंद हो या नहीं, तुम एक बार जाकर खुद देखोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा, है ना? क्या यह मुझे वध के लिए एक मेमना नहीं बना देगा? एक जानलेवा जहर ले जाने वाली भेड़, मुझे डर है कि हम में से कोई भी इसे पचा नहीं पाएगा। तुम काफी चतुर हो। मुचियांशी के होंठ थोड़े मुड़े। चूंकि हम मृतकों के द्वीप पर हैं, इसलिए जाकर नज़ारे देखना कोई बुरा विचार नहीं है। रास्ता दिखाओ। बहुत बढ़िया। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई जब उसने अपने आदमियों को जहाज पर चढ़ने की तैयारी करने का इशारा किया। स्विश स्विश स्विश। उनके सामने कई औषधीय सुइयां रखी गईं।
मू चियानशी ने कहा, जिधर से आए हो उधर ही वापस जाओ। मेरा जहाज़ अजनबियों का स्वागत नहीं करता। हम अब साझेदार हैं, लेकिन तुम हमें अजनबी कहती हो। ये बहुत हृदयहीन है। मू चियानशी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं क्रूर हूँ। अगर तुम्हें कोई आपत्ति है और तुम और करीब आते हो तो जहाज़ के तंत्र इतने विनम्र नहीं होंगे। उसने अपना सिर हिलाया और केवल अपनी पालकी पर लौट सका, जिसे उसके आदमी दूर ले गए। मू चियानशी का जहाज़ उनके पीछे पीछे चला और कुछ ही देर में एक बड़ा द्वीप दिखाई दिया। यह मृतकों का द्वीप था। नीले लबादे में आदमी पालकी से शान से उतरा और मू चियानशी की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, मृतकों के द्वीप में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोजिन है। कृपया मेरा ध्यान रखें। जैसे ही मू चियानशी नाव से उतरी, उसकी आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। उसने मोजिन के आत्मा परिचय को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। वह दौड़कर किनारे आई, घास के एक गुच्छे को देखा और फिर उसे खोदने के लिए अपने स्थानिक भंडारण से एक छोटी कुदाल निकाली। यह कोई जादुई जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक साधारण जड़ी बूटी है। हालांकि यदि इसका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो ये काफ़ी प्रभावी हो सकती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हिम महाद्वीप में पहले कभी नहीं देखी गई है। मोजिन की मुस्कान तुरंत जम गई। वह एक खरपतवार की तुलना में भी नहीं आ सका। ये बहुत निराशाजनक था। एक खोजने के बाद मू चियानशी ने एक और खोजा। स्नो आइलैंड वास्तव में बहुत छोटा है। हिमद्वीप से गायब हो चुकी कई जड़ी बूटियां अब इस मृतकों के द्वीप पर हर जगह मौजूद हैं, और यह संभावना है कि मृतकों के द्वीप पर कोई भी इसके मूल्य को नहीं पहचानता है। मू चियानशी की नज़र में मृतकों का द्वीप वास्तव में खजानों से भरा पड़ा है। मू चियानशी को अपने कुछ पसंदीदा पौधे मिले और फिर उसने उस पौधे को देखा जिसे लंबे समय से एक तरफ छोड़ दिया गया था। मू चियानशी ने पूछा, तुमने अपना नाम क्या बताया था? मोजिन के होंठ फड़के और उसने कहा, मोजिन, स्याही का मो, ब्रोकेड का जिन, फिर से मत भूलना, मिस मू चियानशी फिर गायब हो गई। द्वीप पर कई जड़ी बूटियां प्रतीत हो रही थीं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से खाली नहीं बैठेगी। मोजिन जल्दी से उसके पीछे पीछे दौड़ा और बोला, मिस मू, सोल आइलैंड का दक्षिण पूर्वी हिस्सा मेरा क्षेत्र है। आपको सीमा पार नहीं करनी चाहिए, वरना आप खतरे में पड़ जाएंगी। आप दक्षिण पूर्व में मेरा तुरुप का पत्ता हैं, आपको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। हालांकि जब वह उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि मू चियानशी घास के एक तिनके को ध्यान से देख रही थी और वह तुरंत असहाय हो गया। वह इतने लंबे समय से मृतकों के द्वीप पर कैद था। उसने अनगिनत बार यह सारी घास देखी थी और उसने इसमें कुछ भी खास नहीं देखा था। मू चियानशी द्वारा क्षेत्र को साफ करने के बाद मोजिन ने कहा, मिस मू, हम पहले मेरे निवास पर क्यों नहीं चलते? एक बार जब हम वहां पहुंच जाएंगे, यदि आपको इन जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी तो मैं अपने आदमियों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजूंगा। मू चियानशी ने सिर हिलाया और कहा, हम अधिक लोगों के काम संभालने से यह उसके अकेले करने की तुलना में बहुत तेज होगा। इसलिए मू चियानशी मोजिन के निवास पर उसके पीछे पीछे गई। हालांकि सोल आइलैंड एक जेल है, मोजिन सोल आइलैंड के 8 नेताओं में से एक के रूप में एक बहुत ही शानदार हवेली रखता है जो बाहर के राजकुमारों और रईसों से किसी भी तरह से कम नहीं है। पूरी हवेली असाधारण रूप से शानदार थी, लेकिन उसमें एक भी महिला नहीं थी। जब मोजिन ने मू चियानशी को अंदर लाया तो उन सभी को ये कुछ हद तक अविश्वसनीय लगा। मू चियानशी ने पूछा, वह बीस्ट फाइटिंग टूर्नामेंट कब शुरू होता है? मोजिन ने उत्तर दिया, 5 दिन बाद। तुम्हारी तिजोरी में खजाने कहाँ हैं? मुझे पहले देखने दो और फिर हम इस पर विचार करेंगे। अच्छा। परिणामस्वरूप मू चियानशी ने उनके खजाने पर हल्की नज़र डाली और कहा, तुम्हारा परिवार बहुत अमीर नहीं है, लेकिन ये समझ में आता है कि जेल में बंद रहने के दौरान तुम्हारे पास केवल इतना ही खजाना है। मोजिन असहाय था। वह मृतकों के द्वीप का सबसे अमीर व्यक्ति था, फिर भी उसने उसे नीची नज़र से देखा। वह अविश्वसनीय रूप से उच्च मानक है। ये छोटी लड़की है कौन? तो सहयोग के बारे में क्या? मू चियानशी ने कहा, जब तक तुम्हारे लोग द्वीप पर मुझे जल्दी से जड़ी बूटियां ढूंढने में मदद करते हैं और मैं मात्रा और गुणवत्ता से संतुष्ट हूं, तब तक मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगी। मोजिन को लगा जैसे वह खून की उल्टी करने वाला है। उसके सभी खजाने कुछ खरपतवारों से भी कम कीमत के थे। वह सच में नहीं जानता था कि यह महिला क्या सोच रही थी। उसकी तिजोरी में सबसे सस्ती चीज़ भी पूरे द्वीप की सारी घास से ज़्यादा कीमती है। मोजिन ने कहा, ठीक है, मेरे आदमी ठीक हैं, उन्हें जाकर खरपतवार उखाड़ने दो। मू चियानशी ने सिर हिलाया और कहा, मैं अब साधना करने जा रही हूँ। जब चीज़ें आ जाएं तो मुझे बता देना। इतने लंबे समय तक समुद्र में भटकने के बाद अंततः ज़मीन पर आराम करने में सक्षम होना काफ़ी अच्छा लगता है। हालांकि वह वर्तमान में ज़ियाजोऊ की सबसे खतरनाक जेल मृतकों के द्वीप में है। स्पिरिट किंग दायरे के 7वें स्तर पर पहुंचने के बाद मू चियानशी ने साधना करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो पहले से ही अंधेरा था।
अचानक उसके बिस्तर पर कोई था। मू चियानशी ने उस अतुलनीय रूप से सुंदर चेहरे को देखा और कहा, जियुए, तुम अंदर कब आए? बहुत समय हो गया है, सो जाओ। शब्द निकलते ही जियुए ने मू चियानशी को अपनी बाहों में खींच लिया, उसे कसकर पकड़ लिया और सोने की तैयारी करने लगा। ओह, मू चियानशी को जियुए द्वारा आराम करने के लिए मजबूर किया गया था। खिड़की से समुद्री हवा अंदर आए और दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। जेडयू समुद्र तट पर अकेला खड़ा था, ठंडी हवा महसूस कर रहा था और बुदबुदाया, रात बहुत क्रूर है। मेरे पास सोने के लिए एक खूबसूरत महिला है, जबकि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। यह मृतकों का द्वीप बहुत अजीब है। इसका क्या कारण हो सकता है? ये रात की छोटी सुंदरता के लिए खतरा नहीं है, इसलिए मैं परवाह नहीं कर सकता। वह द्वीप के पार एक भूत की तरह चला गया, इसके अजीबोगरीब होने के स्रोत की खोज में। मृतकों के द्वीप पर हर किसी ने सोचा कि बॉस मो पागल हो गया है, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वह हर दिन लोगों को घास ढूंढने के लिए भेजता था। पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि बॉस मो एक महिला को वापस लाया था जिसे ये खरपतवार पसंद थी, इसलिए बॉस मो ने सुंदरता की खातिर यह समझ से बाहर बात की। दैनिक फसल अच्छी थी और मू चियानशी ने उपयोगी जड़ी बूटियां अपने स्थान पर लगा दीं। मू चियानशी ने एक कलम निकाली और अपने दिमाग से यिन यांग लिमिटलेस पिल का सूत्र लिख लिया। यह एक सूत्र था जो मृतकों को वापस जिंदा कर सकता था, और इसके लिए सामग्री और रसविज्ञानी के कौशल दोनों में अत्यंत उच्च मानकों की आवश्यकता थी। केवल एक 9वीं ग्रेड का रसविद्या मास्टर इसे परिष्कृत करने के योग्य है, और उसके वर्तमान रसविद्या स्तर को केवल एक उच्च स्तरीय रसविज्ञानी के रूप में माना जा सकता है। 9वीं ग्रेड की रसविद्या मास्टर बनने से पहले उसे अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। हालांकि उसे विश्वास है कि वह उस स्तर तक पहुंच जाएगी। शीर्ष स्तरीय आकाशीय ग्रेड आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के लिए 2 प्रकार की आवश्यकता होती है, 9 यिन युआन ग्रास और 9 यांग मिस्टिक फ्रूट। हिम महाद्वीप में पृथ्वी ग्रेड की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का एक छोटा सा हिस्सा खोजना भी अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली माना जाता है। स्वर्ग ग्रेड की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां पहले कभी दिखाई नहीं दी हैं। इन 2 शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिए उसे पूरे दक्षिणी क्षेत्र की खोज करनी होगी, और एक भी ढूंढना बेहद भाग्यशाली माना जाएगा। 9 आम स्वर्ग ग्रेड आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और 18 आम पृथ्वी ग्रेड आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भी हैं। आम आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना मुश्किल नहीं है। जैसे ही मू चियानशी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के इस जत्थे को लेकर सिरदर्द महसूस कर रही थी, एक तेज आवाज आई, कहाँ है वो देहाती लड़की? उससे कहो कि बाहर आए और मुझसे मिले। मिस जियो, आप? मिस मू मेहमानों का स्वागत नहीं करती। मू चियानशी हैरान थी। एक देहाती? क्या वह थी? उसका मू परिवार अब एक तारा संप्रदाय के बराबर है, तो वह मू परिवार की मुखिया एक देहाती कब बन गई? जल्द ही दरवाजे की रोशनी अवरुद्ध हो गई और मू चियानशी ने ऊपर देखा और नाजुक न्यान नक्श और बहुत ही कामुक फिगर वाली काले कपड़ों में एक महिला को देखा। जियो वू ने भी अपने सामने वाली महिला को देखा। उसके उत्कृष्ट चेहरे ने उसे, जो मृतकों के द्वीप पर सबसे सुंदर महिला थी, तुलना में फीका कर दिया। उसने मू चियानशी की ओर इशारा किया और कहा, तुम ही वह हो जिसने भाई जिन को हर जगह घास ढूंढने पर मजबूर किया, तुम देहाती। तुम कहाँ से आए हो? तुमने पहले कभी कोई छोटा फूल या घास भी नहीं देखी है। ये हंसने योग्य है। मू चियानशी ने शांति से कहा, मैं मोजिन को जो ढूंढने के लिए कहती हूँ वह मेरा काम है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? जियोवू ने अपने दांत पीसे और कहा, वह बस दिखने में अच्छा है, पूरी तरह से एक देहाती। भाईजिन केवल कुछ पल के लिए तुम में दिलचस्पी रखते थे, इसलिए ज्यादा अभिमानी मत बनो। क्या वह कोई आत्मसंतुष्टि दिखा रही थी? मू चियानशी ने अपने सामने वाली महिला की ओर देखा, ये बस चीजों को ज्यादा सोचना था। इस क्षण लोगों का एक समूह पास आया और बोला, मिस मू, जड़ी बूटियों का एक नया जत्था आ गया है, कृपया एक नज़र डालें। मू चियानशी ने जियोवू को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया, जो चिल्लाना जारी रखने वाली थी, और इसके बजाय औषधीय जड़ी बूटियों के इस जत्थे पर ध्यान केंद्रित किया। इनमें न केवल साधारण जड़ी बूटियां बल्कि कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भी शामिल थीं, जिन्हें मृतकों के द्वीप पर किसी भी कैदी ने नहीं पहचाना था। यह मृतकों का द्वीप सच में एक खजाने का खजाना है। जब जियोवू ने मू चियानशी को खरपतवारों के ढेर पर अपनी नज़र केंद्रित करते देखा तो वह तुरंत क्रोधित हो गई। उसने कहा, एक देहाती तो देहाती ही होता है, खरपतवारों के ढेर में ऐसा क्या खास है? अगर तुमने कोई उच्च स्तरीय आध्यात्मिक गोली देख ली तो तुम इतने उत्साहित हो जाओगे कि बेहोश हो जाओगे। मू चियानशी ने जियोवू को ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ़ हो और कहा, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं कि एक उच्च ग्रेड अमृत देखकर बेहोश हो जाऊं, लेकिन मेरे हाथ में मौजूद उच्च ग्रेड अमृत तुम्हें बेहोश कर सकता है। जियोवू ने उपहास किया, वह होने का दिखावा करना बंद करो जो तुम नहीं हो। तुम इन खरपतवारों को संजोकर रखती हो, है ना? मैं आज इन्हें यहीं तुम्हारे सामने नष्ट कर दूंगी। जैसे ही जियोवू ने अपनी चाल चलने की तैयारी की, मोजिन के अधीनस्थ के चेहरे के भाव बदल गए और उसने जल्दी से चिल्लाकर कहा, मिस जियो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।
वाटर स्पिरिट शील्ड। जैसे ही जियोवू ने अपनी चाल चली, मू चियानशी की वाटर स्पिरिट शील्ड ने उसके हमले को रोक दिया। बैंग। जियोवू ने कुछ कदम पीछे लिए फटी आंखों से मू चियानशी को घूरते हुए कहा, 7वें स्तर की स्पिरिट किंग तुम। ये छोटी लड़की उससे कम 10 साल छोटी है। वह केवल स्पिरिट किंग दायरे के 9वें स्तर पर है, फिर भी वह स्पिरिट किंग दायरे के 7वें स्तर तक पहुंच गई है। ये सच नहीं हो सकता। उस पर नज़र रखो, उससे कहो कि कोई भी लापरवाही भरा काम न करे, मू चियानशी ने ठंडे स्वर में कहा। प्रतिक्रिया करने से पहले मू चियानशी पहले ही जड़ी बूटियों के ढेर से कई जड़ी बूटियां चुन चुकी थी। जल तत्व में लिपटे मू चियानशी ने बस उन्हें एक औषधि में परिष्कृत किया। मू चियानशी जियोवू के पास गई और बोली, मिस जियो, है ना? जियोवू ने मू चियानशी की गहरी आंखों में देखा और उसे एक बुरा एहसास हुआ। उसने कहा, तुम क्या करना चाहती हो? यह मत सोचो कि तुम जिंगे के आदमियों से मेरे साथ कुछ भी करवा सकती हो सिर्फ इसलिए कि तुम उसे पसंद करती हो। मैं तुम्हें बता दूं, यह असंभव है। मू चियानशी ने कहा, तुम्हारे साथ निपटने के लिए उन्हें उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इसे संभाल सकती हूँ। वाटर ड्रैगन ब्रेक। एक लंबा, हल्का नीला ड्रैगन उस औषधि को ले गया जिसे मू चियानशी ने लापरवाही से सीधे जियोवू के पास बनाया था। मू चियानशी का हमला अविश्वसनीय रूप से तेज था। जियोवू, जो अभी तक एम्परर रैंक तक भी नहीं पहुंची थी, आसानी से इसे बच नहीं सकती थी। बैंग। एक ही पल में जियोवू पूरी तरह से भीग गई थी, और इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि उसके बाल हरे होने लगे थे। मू चियानशी ने कहा, चूंकि तुम्हें लगता है कि मुझे जड़ी बूटियां पसंद होने के कारण मैं एक देहाती हूं, तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि असली देहाती कौन है। जियोवू क्रोधित थी। वैसे भी वह मैं नहीं हूं। मैं एक प्रतिष्ठित परिवार से हूं और तुम जंगली लड़की मेरी बराबरी नहीं कर सकती। मिस जियो, आपके बाल, आपके बाल। किसी ने इस समय उसे याद दिलाया। जियोवू ने अपने बाल पकड़े और नीचे देखा और एक मुट्ठी पन्ना हरी चीजें देखी, यह उसके बाल थे। मेरे बाल ऐसे कैसे हो गए? वह चिल्लाए। मिस जियो, आपका चेहरा, आपका चेहरा। जियोवू ने जल्दी से अपनी स्थानिक अंगूठी से एक छोटा सा कांस्य दर्पण निकाला। जब उसने वह हरा, राक्षस जैसा चेहरा देखा तो वह लगभग बेहोश हो गई। तुमने तुमने आखिर मेरे साथ क्या किया? जियोवू ने खून से लाल आंखों से मू चियानशी को घूरा। मू चियानशी ने जड़ी बूटियों के ढेर पर नजर डाली और कहा, उन जड़ी बूटियों में ग्रीन कंडेंसेशन ग्रास और इल्यूजनरी ब्राइटनेस ग्रास हैं। वे एक प्रकार का जहर बना सकते हैं, अत्यधिक विषैला नहीं, लेकिन ये किसी भी प्राणी को हरा कर सकता है जो उनके संपर्क में आता है। मू चियानशी ने मजाक में कहा, मिस जियो, क्या प्रभाव काफी अच्छा नहीं है? जियोवू लगभग रोने वाली थी और बोली, मुझे जल्दी से मारक दो, मारक। वह इस तरह दिखते हुए किसी का सामना कैसे कर सकती है? मैं केवल इस तरह का जहर बना सकती हूँ, मारक नहीं। मिस जियो, आपको किसी और को ढूंढना चाहिए। मू चियानशी ने उसे नज़रअंदाज किया और अपनी औषधीय जड़ी बूटियां लगाने चली गई। सबने मू चियानशी को प्रशंसा से देखा। पता चला कि मिस मू इन घासों को दुर्लभ मानती थी क्योंकि वह उनका मूल्य जानती थीं और बिल्कुल भी देहाती नहीं थीं। जियोवू का चेहरा, जो जहर के कारण पहले से ही हरा था, अब और भी हरा हो गया था। धिक्कार है, धिक्कार है। हरे रंग की एक आकृति पास आई। हरी भरी चीज को देखकर आकृति ने मान लिया कि यार्ड में पेड़ लगाया गया था। हालांकि आकृति ने तब देखा कि पेड़ हिल रहा था। ये चीज क्या है? जियोवू ने उस सुंदर आदमी को देखा, उसकी आंखों में एक चमक कौंध गई और उसने दुखी होकर कहा, भाई जिन, वाह भाई जिन। उसने मो जिन की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन वह उससे बच गया। मो जिन के पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए और उसने पूछा, ये चीज कौन है? उसे अभी यहाँ से निकालो। जियोवू फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोली, वाह भाई जिन, यह मैं हूँ, वो एक। वाह जियोवू। मो जिन ने अपने सामने वाले राक्षस को शक की नज़र से देखा। हालांकि जियोवू सुंदर नहीं थी, लेकिन वह इतनी बदसूरत भी नहीं थी। आखिर हुआ क्या? मो जिन के अधीनस्थों ने उसे बताया कि क्या हुआ था और मो जिन ने कहा, जियोवू, तुमने सच में बहुत सहा है। वाह भाई जिन, तुम्हें उस छोटी लड़की को सबक सिखाना होगा और मेरा बदला लेना होगा। बदला? तुम बहुत बदसूरत हो। मेरा तुम्हारा बदला लेने का कोई इरादा नहीं है। तुम्हें अपने प्रेमी के पास वापस जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि क्या वह तुम्हारा बदला लेगा। मो जिन ने सिर हिलाया और कहा। जियोवू का चेहरा लगभग फटने ही वाला था। मो जिन ने आगे कहा, कोई है? इस महिला को गुजू के पास ले जाओ। ये बहुत बदसूरत है, यह आंखों की किरकिरी है। तुम। जियोवू ने मो जिन को आक्रोश से देखा, फिर बैंग के साथ गुस्से से बेहोश हो गई। आखिरकार वह मृतकों के द्वीप पर सबसे खूबसूरत महिला थी, इसलिए मो जिन के शब्द सच में क्रोधित करने वाले थे। मो जिन मू चियानशी के पास आया और पूछा, मिस मू, आप भी एक रसविज्ञानी हैं? लापरवाही से एक अजीब सा जहर बनाना और जियोवू को इस तरह प्रताड़ित करना, ये बहुत शक्तिशाली है।
मू चियानशी ने कहा, चाहे वह हो या न हो, हमारे सहयोग से इसका कोई लेना देना नहीं है। तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? मो जिन ने कहा, मेरा मानना है कि लोगों के बीच गहरे संबंध के लिए आपसी समझ आवश्यक है। मू चियानशी ने कहा, मैं जल्द ही मृतकों के द्वीप को छोड़ दूंगी, जबकि तुम हमेशा के लिए वहीं फंसे रहोगे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बेहतर तरीके से जानने की कोई ज़रूरत है। मो जिन ने कहा, मिस मू, आप बहुत क्रूर हैं। आप मेरे दिल में छुरा घोंप रही हैं। मैं अभी भी बहुत छोटा हूं और मैं जीवन भर इस मृतकों के द्वीप पर फंसा रहूंगा। ये बहुत दयनीय है। मिस मू, क्या आप मुझे इस बुरे सपने वाले द्वीप से बस इस बार बचा सकती हैं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगी जो धन्यवाद रहित और थका देने वाला हो? मू चियानशी ने एक भौं उठाई। ये धन्यवाद रहित काम कैसे हो सकता है? मेरे पास अच्छा रूप और क्षमता दोनों हैं, है ना? मो जिन की आवाज़ में आक्रोश की झलक थी। मू चियानशी ने कहा, तुम एक चतुर व्यक्ति हो। तुम्हें बहुत पहले ही समझ लेना चाहिए था कि तुम मेरी नज़र में एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी जितने महत्वपूर्ण नहीं हो, इसलिए बकवास करना बंद करो। एक बार जब किसी को मृतकों के द्वीप पर कलंकित कर दिया जाता है, तो वे तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक कि वे एम्पर स्तर तक नहीं पहुंच जाते। हालांकि मृतकों के द्वीप के अंतर्निहित प्रतिबंधों के कारण यहाँ कैद लोग कभी भी अपनी मृत्यु तक एम्पर स्तर तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए जो प्रवेश करते हैं वे छोड़ नहीं सकते। उसकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति आगे बढ़ने के लिए अपर्याप्त थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि क्या बाहरी ताकतों का उपयोग करके एम्पर स्तर तक आगे बढ़ने को गिना जाएगा। मू चियानशी की आंखों में चमक की एक झलक दिखाई दी। मो जिन ने कहा, मिस मू के शब्द कभी इतने दयालु नहीं रहे, वे बहुत आहत करने वाले हैं। मो जिन ने अपना टूटा हुआ दिल उठाने के लिए सिर घुमाया। मू चियानशी ने मृतकों के द्वीप के दक्षिण पूर्व में सभी जड़ी बूटियों को समेट लिया था। मो जिन एक अच्छा साथी था, इसलिए उसने मू चियानशी के लिए जड़ी बूटियों को स्थानांतरित करने के लिए अपने आदमियों को अन्य क्षेत्रों में भेजा। मू चियानशी ने कहा, मुझे इस बार मृतकों के द्वीप से बहुत कुछ मिला है। मैं तुम्हारे द्वारा बताए गए बीस्ट फाइटिंग टूर्नामेंट में भाग लूंगी। मो जिन ने उत्साह से कहा, मैं तुम्हारे यही कहने का इंतजार कर रहा था। यह अद्भुत है। मृतकों के द्वीप को 8 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक का एक नेता है। मो जिन उनमें से एक है और वह मृतकों के द्वीप के उत्तर पूर्वी हिस्से का प्रभारी है। सभी ने मो जिन के पीछे बैंगनी रंग की महिला को फटी आंखों से देखा। यह एक जेल थी, इसलिए सुंदरियां स्वाभाविक रूप से दुर्लभ थीं। अन्यथा जियोवू जितनी सुंदर कोई लड़की मृतकों के द्वीप पर नंबर 1 सुंदरता कैसे हो सकती है? क्या सुंदरता है! बॉस मो बहुत भाग्यशाली है। उसने इतनी आश्चर्यजनक सुंदरता का अपहरण कहाँ से किया? बॉस मो महिलाओं के मामले में काफ़ी आगे हैं। मुझे क्या करना चाहिए अगर मेरे जागीर की सुंदरता इस महिला को देखकर ही उल्टी करने का मन करती है? उस महिला जियोवू को मृतकों के द्वीप पर सबसे सुंदर महिला कहा जाता है, लेकिन वह मो जिन के बगल में बैठी छोटी सुंदरता से बहुत हीन है। चर्चा के बीच एक और समूह दिखाई दिया। सबसे पहले प्रवेश करने वाला 30 या 40 के दशक का एक भारी भरकम आदमी था, जिसकी त्वचा कांस्य रंग की थी और जिसकी उपस्थिति विस्फोटक थी। उसके बगल में काले रंग का लबादा पहने और घूंघट पहने एक व्यक्ति आया। उसके शरीर के वक्रों से यह स्पष्ट हो गया था कि वह एक महिला थी। उसने सुना कि हर कोई क्या कह रहा था और उसकी आंखों में आक्रोश की झलक दिखाई दी। क्या ओल्ड मास्टर गो के बगल वाली महिला जियोवू हो सकती है? आज जियोवू को क्या हुआ है? वह पूरी तरह से लिपटी हुई है। क्या वह जानती थी कि एक बड़ी सुंदरता आ रही है और वह अपना चेहरा दिखाने में बहुत शर्मिंदा है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये लोग सभी हताश अपराधी हैं जिन्होंने गंभीर अपराध किए हैं, इसलिए वे बहुत लापरवाही से बोलते हैं। जियोवू ने मू चियानशी को भयंकर रूप से घूरा। इस कमबख्त औरत ने न केवल उसे जहर दिया, बल्कि उसकी चमक चुराने की भी हिम्मत की। मो जिन ने मू चियानशी को उत्तर पूर्व स्थान पर बैठने के लिए प्रेरित किया और फिर अन्य लोग एक के बाद एक आए, लेकिन उत्तर पूर्व स्थान ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। मो जिन ने कहा, मिस मू, मुझे वास्तव में इस बार आपकी मदद से लाभ हुआ। देखिए वे मुझसे कैसे ईर्ष्या करते हैं, मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। तो बेहतर होगा कि तुम प्रार्थना करो कि जब तुम मंच पर जाओ तो मारे न जाओ, मू चियानशी ने शांति से कहा। तुम सच में बहुत निराश कर रही हो, मो जिन ने असहाय होकर कहा। उसी क्षण किसी ने आश्चर्य से कहा, ब्रदर लॉन्ग यहाँ है। कम से कम 2.5 मीटर लंबा एक विशाल प्राणी भीड़ के सामने दिखाई दिया। उसके बाएं गाल पर उसकी आंख के कोने से लेकर कान तक 1 सेंटीमीटर चौड़ा निशान था, जो पूरी तरह से खूंखार लग रहा था। उनकी उपस्थिति ने सभी के लिए भारी उत्पीड़न का माहौल बना दिया। ब्रदर लॉन्ग, सोल आइलैंड के सबसे बड़े क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र का नेता, सोल आइलैंड का सबसे मजबूत व्यक्ति भी है। यदि यह सोल आइलैंड के दमन प्रभाव के लिए नहीं होता, तो वह निश्चित रूप से एक एम्पर स्तरीय व्यक्ति बन सकता था। उसने वध के मार्ग पर साधना की और कहा जाता है कि जियाजोऊ के एक एकांतवासी पावरहाउस द्वारा पराजित होने से पहले उसने पूरे शहर का नरसंहार किया था और अंततः उसे यहाँ कैद कर दिया गया था।
मू चियानशी ने कहा, यह आदमी तुम्हारी तुलना में ज्यादा कैदी जैसा दिखता है। मो जिन ने कहा, तुम सच में कैदी शब्द का अपमान कर रही हो। वह कोई कैदी नहीं है, वह एक कसाई है। मृतकों के द्वीप पर 8 गुटों के सभी नेता उपस्थित थे। आयोजक ब्रदर लॉन्ग ने कहा, अतीत में 8 गुटों का एक एक करके लड़ना बहुत उबाऊ है। इस बार चलो सब एक साथ हमला करते हैं। आखिरी तक खड़ा रहने वाला ही विजेता होगा। जानवर दुश्मन हैं और इंसान भी दुश्मन हैं, जो इस जानवर लड़ाई टूर्नामेंट को और भी रोमांचक बनाता है। मो जिन ने मू चियानशी को देखा और कहा, क्या अब अपना विचार बदलने में बहुत देर हो चुकी है? मू चियानशी ने कहा, चूंकि मैं सहमत हो गई हूं तो मैं अपना विचार नहीं बदलूंगी। इस जानवर लड़ाई टूर्नामेंट की क्रूरता शायद तुम्हारी कल्पना से परे है। मो जिन की नज़र में मू चियानशी एक बहुत ही मजबूत व्यक्ति है, लेकिन एक कुलीन परिवार की एक लाड़ प्यार वाली प्रतिभाशाली लड़की भी है। यहाँ तक कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी केवल 16 साल का होता है। वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि क्या वह मृतकों के द्वीप के अंधेरे का सामना कर पाएगी। मू चियानशी ने कहा, बस चुपचाप किनारे पर रहो और परिणाम का इंतजार करो। अपने लोगों को भेजो। पहली लड़ाई सिर्फ एक क्षुधावर्धक है, एक किंग स्तरीय लड़ाई। सभी प्रमुख शक्तियों ने लोगों को भेजा, जो सभी किंग रैंक के चरम पर विशेषज्ञ थे। जब मू चियानशी धीरे धीरे बाहर निकली तो हर कोई स्तब्ध रह गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। यह महान सुंदरता बॉस मो की ओर से किंग रैंक की प्रतिनिधि है। क्या बॉस मो पागल हो गया है? क्या उसे खूबसूरत महिलाओं को टूटते हुए देखने में मजा आता है? मो जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये किंग रैंक की मेरी प्रतिनिधि मिस मू चियानशी है। बॉस मो, कृपया महिला को बदल दें। अगर आपको ये सुंदरता पसंद नहीं है तो आप इसके बारे में हमसे बात कर सकते हैं। बॉस मो, आप एक अच्छे संसाधन को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आश्चर्य की आवाज़ें गूंज उठीं। जियोवू की आंखों में एक चमक कौंध गई। यह महिला बस मौत को बुलावा दे रही थी। उसने बूढ़े आदमी के कान में कुछ फुसफुसाया और बूढ़े आदमी ने कहा, चिंता मत करो वो ए। भीड़ चाहे कितना भी चिल्लाए, मो जिन खिलाड़ी को नहीं बदल सका। फिर ब्रदर लॉन्ग ने कहा, मैच शुरू होता है। बूम! पूरी जमीन तुरंत धंस गई और इन 8 किंग स्तरीय रहस्यमय जानवरों को दूर ले गई जो जानवर की लड़ाई में भाग ले रहे थे। चारों ओर घुप अंधेरा था। दहाड़! एक ठंडी हवा चली और एक जानवर की दहाड़ गूंज उठी। ब्रदर लॉन्ग ने कहा, पिंजरा खोलो। आध्यात्मिक जानवरों को रखने वाले पिंजरे खोले गए और वे पागलों की तरह 8 लोगों पर झपटे। यह अखाड़ा घुप अंधेरा था, इतना अंधेरा कि आप अपने चेहरे के सामने अपना हाथ नहीं देख सकते थे, लेकिन ऊंची जमीन पर खड़े दर्शक अंदर सब कुछ साफ देख सकते थे। वे साफ देख सकते थे कि कैसे अंदर के लोग हताश होकर संघर्ष करते थे, कैसे वे इन उन्मादी स्पिरिट बीस्ट्स द्वारा फाड़ दिए गए थे। इस क्षण उत्तेजना के कारण सभी की आंखें लाल थीं। तभी एक पहले स्तर का पवित्र जानवर उस बैंगनी आकृति की ओर दौड़ा। मो जिन के चेहरे के भाव बदल गए और उसने कहा, ब्रदर लॉन्ग, कोई पवित्र जानवर कैसे हो सकता है? एक किंग रैंक के व्यक्ति को जिन स्पिरिट बीस्ट्स का सामना करना पड़ता है वे सभी सेक्रेट बीस्ट के स्तर से नीचे होने चाहिए। ब्रदर लॉन्ग ने कहा, हमें हमेशा कुछ नया चाहिए, है ना? इन किंग स्तरीय जानवरों का सेक्रेट बीस्ट्स का सामना करना और भी रोमांचक होना चाहिए। तो मुझे डर है कि कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, मो जिन ने धीमी आवाज में कहा। वे सभी पवित्र जानवर नहीं हैं, लेकिन अगर कोई बच गया तो यह अधिक दिलचस्प होगा, है ना? इंसान या जानवर जिए या मरें, ब्रदर लॉन्ग को कोई परवाह नहीं है। उसे बस इस बात की परवाह है कि क्या ये खेल उसकी दिलचस्पी बढ़ा सकता है। वह पतली आकृति उस खूंखार पवित्र जानवर द्वारा टुकड़ों में फटने ही वाली थी। सभी ने आह भरी, ये बहुत अफसोस की बात थी। लेकिन जब उन्होंने उस आकृति को टुकड़ों में कटते देखा तो उन्हें अपेक्षित खून बाहर नहीं दिखाई दिया। वे गायब हो गए हैं। यह एक आफ्टर इमेज है। यह इतनी तेज है कि मुझे लगा कि यह असली है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। किसी ने सच बता दिया। वाटर ड्रैगन ब्रेक। उस हल्के नीले रंग की रोशनी ने अंधेरे और दमनकारी स्थान को रोशन कर दिया। एक जोरदार बूम ने सभी को आश्चर्य से निशब्द कर दिया। स्पिरिट किंग 7वीं रैंक। हिस! एक 7वें स्तर के प्राणी को वहां भेजना, यह पागलपन है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सभी ने मो जिन को घूरा। अगर उनके पास कोई विशेषज्ञ नहीं था तो वे कुछ उधार ले सकते थे। इतनी खूबसूरत महिला के लिए चीजें मुश्किल क्यों कर दीं? मो जिन भी निर्दोष था। 7वें स्तर के स्पिरिट किंग होने का दावा महज एक झूठ था। यहाँ तक कि वह अकेला भी शायद उससे बच ना पाए। इस महिला की युद्ध शक्ति वैसी नहीं थी जैसी दिखाई दे रही थी। मू चियानशी की हरकतें इतनी तेज थीं कि वे देखने में चकाचौंध कर देने वाली थीं। भले ही उसकी ताकत किंग रैंक के चरम 7वें स्तर के स्पिरिट बीस्ट और पहले स्तर के पवित्र जानवर की तुलना में बहुत कम थी, लेकिन वह सबसे आसानी से आगे बढ़ रही थी। एक दयनीय चीख गूंज उठी।
एक चरम स्तर के किंग रैंक स्पिरिट मास्टर को एक स्पिरिट बीस्ट ने घेर लिया था और अंततः एक विशाल अजगर ने उसे निगल लिया। मदद करो, मेरी मदद करो, बॉस। इस हताश संघर्ष ने दर्शकों को और अधिक उत्साहित कर दिया। पफ, वह निराशा में निगल लिया गया और फिर भीड़ चिल्लाई, अच्छा अच्छा। वे कैदी थे जिन्हें लंबे समय से यहाँ रखा गया था और उनका दिमाग चरम तक मुड़ा हुआ था। उन्होंने ऐसी क्रूर और खूनी दावत के साथ अपना मनोरंजन किया और कभी किसी कमज़ोर जीवन पर दया नहीं करेंगे। उन्हें अब परवाह नहीं थी कि वह सुंदर है या नहीं। जब उन्होंने मू चियांशी को देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं, यहाँ तक कि स्पिरिट बीस्ट द्वारा मारे जाने के दृश्य का भी अंदाज़ा लगाया। हालांकि अंदर के 2 इंसान पहले ही मारे जा चुके थे, जबकि सबसे कमज़ोर मू चियांशी सुरक्षित रही। उसकी गति, जो उसके साथियों से कहीं अधिक थी, उसका जीवन रक्षक बन गई। टीस्क टीस्क टीस्क, सुंदरी, भागना बंद करो। हाँ, तुम आखिरकार भागना कब बंद करोगी, मेरी सुंदरी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वे सभी चिल्ला रहे थे और उत्साह से इशारा कर रहे थे, उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जब मू चियांशी पूरी तरह से थक जाएगी। ब्रदर गो, जियो। वो ब्रदर गो के करीब आ गई। मैं उस महिला को जिंदा नहीं देखना चाहती, गूगे ने कहा। ठीक है। मू चियांशी ने हवा की गति से कुछ स्पिरिट बीस्ट्स के हमलों को चकमा दिया। फिर पीछे से हवा का एक झोंका आया और मू चियांशी के पीछे पानी के पर्दे की एक परत दिखाई दी। वाट अ स्पिरिट शील्ड। मू चियांशी लड़खड़ा कर दर्जनों कदम पीछे हट गई और उसने देखा कि काले कपड़ों में एक आदमी उसकी ओर दौड़ रहा है। ये व्यक्ति बूढ़े आदमी के पक्ष का लगता है। बैंग। इस क्षण मू चियांशी पर स्पिरिट बीस्ट और इस व्यक्ति दोनों द्वारा हमला किया जा रहा था, जिसने तुरंत सभी को ऊर्जा से भर दिया। ब्रदर लॉन्ग ने कहा, अच्छा अच्छा, ये कुछ ऐसा ही है, वरना ये कैसी बकवास है कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही हर किसी के स्पिरिट बीस्ट्स द्वारा मारे जाने का इंतजार किया जाए। कोई हंसा और बोला, हा हा हा, ब्रदर लॉन्ग सही कह रहे हैं, ये कुछ ऐसा ही है। विरोधी ने अथक रूप से पीछा किया, हर चाल जानलेवा थी और लाल रंग के एक स्पर्श ने पूरे स्थान को रोशन कर दिया। यह क्या है? यह एक तलवार है, एक तलवार। इस क्षण मू चियांशी ने फ्लेम ड्रैगन स्वॉर्ड निकाली, जो उग्र लाल रंग में दिखाई दी। फ्लेमिंग ड्रैगन एनिहिलेशन। बूम। जिस व्यक्ति ने मू चियांशी पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश की थी, उसे फायर ड्रैगन की विनाशकारी शक्ति द्वारा हिंसक रूप से हवा में फेंक दिया गया और फिर शेर के आकार के स्पिरिट बीस्ट ने उसे एक ही झटके में पकड़ लिया। वह चिल्लाया, नहीं बॉस, मुझे बचाओ। भले ही मौजूद बॉस को अपने अधीनस्थों के लिए बुरा लगा हो, लेकिन वह ऐसी परिस्थितियों में मदद करने के लिए कदम नहीं उठाएगा और अन्य मालिकों का मजा खराब नहीं करेगा। इसलिए यह बेकार टुकड़ा होने के लिए नियत था। प्रभावशाली, एक झटके में मौत। वह स्पष्ट रूप से 7वें स्तर का स्पिरिट किंग है, लेकिन मुझे डर है कि यहाँ के लोग इस चाल का सामना नहीं कर पाएंगे। उस व्यक्ति के उदाहरण से सीखने के बाद स्वाभाविक रूप से कोई भी मू चियांशी के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि भले ही मू चियांशी ने उनके लिए कोई परेशानी खड़ी न की हो, फिर भी वे भयंकर पवित्र जानवर के सामने बर्बाद हो जाएंगे। जब वे इस जगह में दाखिल हुए तो वे तैयार थे, लेकिन जब उन्होंने वास्तव में इसका सामना किया तो वे इतने डरे हुए थे कि लगभग बेहोश हो गए। 7 में से केवल एक ही बचा था, उनमें से सबसे कमज़ोर, और वह एक महिला थी। खेल को देख रहे ये हताश ठग और भी उत्साहित हो गए। असली शो शुरू होने वाला था। लेवल 7 के कई स्पिरिट बीस्ट्स दूसरों द्वारा मारे गए और बचे हुए लोगों में से अधिकांश खूंखार पवित्र जानवर थे। उसे चीर कर रख दो, उसे चीर कर रख दो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ऊपर से क्रोधित दहाड़ की आवाज़ें आ रही थीं। मू चियांशी ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और अनगिनत औषधीय सुइयां उड़कर बाहर आ गईं। उन्होंने अपने पास मौजूद जहर के पाउडर को निकालने में कोई संकोच नहीं किया और नतीजा ये हुआ। बैंग बैंग बैंग। हालांकि इन पवित्र जानवरों का सामना करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसे इन लोगों के समूह द्वारा देखे जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आसपास के सभी स्पिरिट बीस्ट्स गिर पड़े। पूरा अखाड़ा जहरीले धुएं से भर गया था और जो लोग अखाड़े के करीब थे उन्हें अस्वस्थ महसूस हुआ। अत्यधिक उत्साहित दर्शक स्तब्ध रह गए, मानो उन पर बर्फ के पानी की कई बाल्टियां डाल दी गई हों। बस इतना ही। मैं वास्तव में सुंदरी और जानवर के बीच लड़ाई का इंतजार कर रहा था। क्या अफसोस है, जियोवू ने आगे बढ़कर कहा, वह ऐसा कैसे कर सकती है? उसने प्रतिद्वंद्वी को जहर दिया, यह मैच मायने नहीं रखता। मो जिन ने कहा, जानवरों की लड़ाई में हर साल कोई भी किसी भी तरह से जीत सकता है। तो क्या हुआ अगर हम जहर का इस्तेमाल करते हैं? मू चियांशी पहले ही अखाड़े से नीचे आ चुकी थी। उसने जियोवू की ओर देखा और कहा, अगर तुम जहर का इस्तेमाल किए बिना उन बड़े लोगों से लड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें नीचे भेज सकती हूँ और साथ ही साथ उन्हें जहर से मुक्त भी कर सकती हूँ। क्या तुम इसे आजमाना चाहती हो? जब जियोवू ने मू चियांशी को आते देखा तो वह सच में डर गई कि मू चियांशी उसे नीचे फेंक देगी। वह चिल्लाई, नहीं, करीब मत आना।
मो जिनमू चियानशी के पास गया और ब्रदर लॉन्ग की ओर देखते हुए बोला, ब्रदर लॉन्ग, क्या किंग स्तरीय लड़ाई के परिणाम की घोषणा करने का समय आ गया है? ब्रदर मो ने किंग स्तरीय जानवर की लड़ाई जीत ली। हालांकि ये स्पष्ट है कि इस जानवर की लड़ाई से कोई भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था, इसलिए अगली एम्परर स्तरीय लड़ाई को बदलना होगा, ब्रदर लॉन्ग ने गहरी आवाज में कहा। भीड़ ने आह भरी, इसे बदल दें। इसे कैसे बदला जाना चाहिए? कृपया हमें स्पष्ट रूप से बताएं, ब्रदर लॉन्ग। बॉस बाफांग, आप अपने किसी भी आदमी को भेज सकते हैं, एक या कई, जब तक कि वे पूरी तरह से आत्मसमर्पण न कर दें। आखिरी में बचने वाला ही विजेता होगा। ये सभी पक्षों के नेताओं को मौत तक लड़ने देने और पूरे मृतकों के द्वीप को पूरी तरह से फिर से संगठित करने का एक तरीका है। मुझे पता था कि ब्रदर लॉन्ग के मन में शुरू से ही यह विचार था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आज सामने आएगा। क्या तुम लोग सहमत हो या नहीं? क्या तुम सब डरे हुए हो? हालांकि वे कैदी थे, लेकिन मृतकों के द्वीप पर उनका एक अपेक्षाकृत उच्च स्थान था और वे काफ़ी अच्छी तरह से रहते थे। वे सच में इतनी जल्दी मरना नहीं चाहते थे। ब्रदर लॉन्ग ने कहा, सोल आइलैंड पर हेवनली आइस स्प्रिंग जल्द ही खुलने वाला है। जीतने वाले पक्ष को एक स्थान मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है? ब्रदर लॉन्ग ने ऐसा धमाका किया कि हर कोई उन्माद में पड़ गया। मू चियानशी ने पूछा, मोजिन, वह क्या है? हेवनली आई स्पिरिचुअल स्प्रिंग मृतकों के द्वीप पर एक प्राकृतिक आध्यात्मिक वसंत है, लेकिन इसे ब्रदर लॉन्ग द्वारा नियंत्रित किया गया है। मैंने सुना है कि एम्परर स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति इसमें भीगने से एक स्तर को पार कर सकता है। भले ही हम जैसा कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है, ये हमारे शरीर को बहुत बदल सकता है। कई लोग इसके लिए तरस रहे हैं। मू चियानशी ने पूछा, एक स्तर बढ़ाएं। ताकत में इतना पीछे हटने के बाद वह सख्त रूप से जल्दी से सुधार करना चाहती थी, और यह हेवनली आई स्प्रिंग उपयोगी हो सकता है। मो जिन ने कहा, क्या बात है? क्या तुम्हें दिलचस्पी है? जब तक तुम मुझे इस दौर को जीतने में मदद करती हो, तब तक वह स्थान तुम्हारा होगा। क्या तुम ऐसा करने को तैयार हो? मू चियानशी ने पूछा। वैसे भी वह आध्यात्मिक वसंत केवल मेरे शरीर को बदलता है। शरीर क्रिया विज्ञान जीवन जितना महत्वपूर्ण नहीं है, क्या तुम्हें नहीं लगता? तुम काफी चतुर हो। मुझे इस सौदे के बारे में थोड़ा और सोचने दो। मू चियानशी तुरंत सहमत नहीं हुई। आखिरकार उसने अभी तक दूसरे पक्ष की युद्ध शक्ति का पता नहीं लगाया था। मो जिन ने कहा, ठीक है। वैसे भी वर्तमान प्रतियोगिता नियमों के साथ मैं कभी भी मंच पर जा सकता हूँ। ब्रदर लॉन्ग ने पूछा, तुम सबका क्या फैसला है? हम सहमत हैं। हम सहमत हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर वे मना कर देते हैं तो न केवल उनका सम्मान कम होगा, बल्कि ब्रदर लॉन्ग भी उन्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अखाड़ा खोलो। किंग्स रैंक का अखाड़ा भूमिगत गुप्त अंधेरे में स्थित था। शाही स्तरीय लड़ाइयों का अखाड़ा हवा में खुलता था, जिसमें अनगिनत स्पिरिट बीस्ट के पिंजरे हवा में निलंबित होते थे और अखाड़े में भेजे जाते थे। दहाड़ दहाड़ दहाड़, जानवर की उन तेज दहाड़ों ने लोगों को घबराहट से भर दिया। ये सभी पवित्र जानवर हैं जो पहले स्तर से तीसरे स्तर तक हैं, लेकिन अधिकांश निश्चित रूप से तीसरे स्तर के हैं। एक जोरदार बूम गूंज उठा और ब्रदर लॉन्ग द्वंद्व मंच पर दिखाई दिया। भीड़ आश्चर्य से हौंफने लगी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शाही स्तरीय योद्धाओं की यह लड़ाई व्यक्तिगत रूप से ब्रदर लॉन्ग द्वारा लड़ी जाएगी। तो उनका क्या? जब ब्रदर लॉन्ग ने अखाड़े में प्रवेश किया तो अन्य सभी बॉस तुरंत अपना हौसला खो बैठे और उन्होंने अपने अधीनस्थों को, जो सभी रॉयल रैंक के चरम पर थे, मंच पर भेज दिया। बॉस, ये हम हैं। उनका प्रतिद्वंद्वी कोई भी नहीं था, ये ब्रदर लॉन्ग था। वे सभी इतने डरे हुए थे कि उनके पैर कमजोर हो गए थे। अगर तुम अभी अनुपालन नहीं करते हो तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। मैं तुम्हें फाड़ दूंगा और बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ जो चाहो वो करो। इस तरह की खूनी धमकी हमेशा प्रभावी रही है। वे चाहे कितने भी डरे हुए हों, उनके पास ऊपर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक बार में एक व्यक्ति को भेजना पर्याप्त नहीं है, इसलिए अधिक भेजें, ऐसा खुद ब्रदर लॉन्ग ने कहा था। लोगों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। गू लाओ खड़े हुए और जियोवू चकित रह गई। ब्रदर गो, तुम खुद मंच पर नहीं जाने वाले हो, है ना? बस नीचे के लोगों को ये करने दो। ओल्ड गू की आंखें युद्ध की भावना से भरी थीं। उसने कहा, ब्रदर लॉन्ग लंबे समय से सोल आइलैंड पर नंबर 1 सिंहासन पर बैठे हैं। आज उन्होंने हमें ऐसा अवसर दिया है, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से इसे गंवा नहीं सकते। उसने अपने कई शीर्ष लड़ाकों को चुना और द्वंद्व मंच पर चढ़ने की तैयारी की। जियोवू ने जल्दी से गो लाउडा की बांह पकड़ ली। ब्रदर गो, लेकिन वह ब्रदर लॉन्ग है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं। बैंग, जियोवू का पूरा शरीर हवा में उड़ गया। मैं उससे कम कैसे हो सकता हूँ? मेरे प्रति तुम्हारा तिरस्कार मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। चीरना, प्राचीन और अपार शक्ति के कारण जियोवू का घूंघट और लबादा फट गया। जब सभी ने एक चमकीले हरे व्यक्ति को देखा तो वे स्तब्ध रह गए। ये व्यक्ति कौन है?
हे भगवान, सब कुछ हरा हो गया है। आवाज़ सुंदर जियो जैसी लगती है, लेकिन वह पूरी तरह से हरी क्यों है? क्या वह ओल्ड गू द्वारा बहुत बार ठगी गई है, इसलिए? हे, शायद ऐसा ही है। जियो वू की इच्छा थी कि वह ज़मीन के किसी छेद में गायब हो जाए। ओल्ड गूदा का चेहरा राख जैसा हो गया था और उसकी ठंडी नज़र सभी पर पड़ी, जो तुरंत शांत हो गए। टीस्क टीस्क टीस्क। ओल्ड गूदा ने भी अपने लोगों का नेतृत्व किया। मोजिन के पक्ष ने अभी तक कोई चाल नहीं चली थी, इसलिए वह अंत में अकेला ही आगे बढ़ा। बॉस, आप। मोजिन का अधीनस्थ पीला पड़ गया और उसके साथ आगे बढ़ना चाहता था। मोजिन ने कहा, तुम सब यहीं रहो, मेरे आदेश के बिना मत हिलना। ब्रदर लॉन्ग एक ही झटके में अन्य गुटों के सभी शक्तिशाली लोगों का सफाया करना चाहता है और अंततः पूरे मृतकों के द्वीप की शक्ति को मजबूत करना चाहता है। अगर सभी शीर्ष विशेषज्ञों ने एक साथ हमला किया तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा वह चाहता था। ब्रदर लॉन्ग ने मोजिन को देखा और कहा, तुम में कुछ हिम्मत है, बच्चे। गूजू ने कहा, मोजिन, मुझे लगा कि तुम अपनी छोटी सुंदरता को अपने साथ लाओगे, ताकि अगर तुम मरो भी तो एक साथ मर सको। मोजिन ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे लगता है कि अगर वह यहाँ आ गई तो तुम बहुत जल्दी मर जाओगे। दहाड़। इस क्षण पिंजरे में बंद पवित्र जानवरों को छोड़ दिया गया और वे स्पिरिट बीस्ट्स अखाड़े में लोगों की ओर पागलों की तरह झपटे। सभी प्रमुख गुटों के कई शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञों और नेताओं के भाग लेने के साथ ये निश्चित रूप से उच्चतम स्तर का मुकाबला है। बूम। एक अराजक लड़ाई शुरू हो गई जिससे दर्शक चकाचौंध रह गए। कुछ उत्साह से भरे हुए थे जबकि अन्य घबराहट से भरे हुए थे। मू चियानशी बैठ गई और शांति से लड़ाई देखने लगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जब मोजिन वहां नहीं था तो बहुत सारी मक्खियां आ जाएंगी। छोटी लड़की, मोजिन निश्चित रूप से इस लड़ाई में मर जाएगा। क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो? मैं अब से तुम्हारी रक्षा करूंगा। 70 या 80 के दशक का दिखने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति चेहरे पर घृणित मुस्कान लिए हुए आया। मू चियानशी ने ठंडे स्वर में कहा, बाहर निकलो। तुम्हारी हमारे बॉस के मेहमान के साथ पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ से चले जाओ। मोजिन का अधीनस्थ भी क्रोधित था। मोजिन के अधीनस्थों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे उन लोगों को मू चियानशी के पास आने से रोका गया जो उसे परेशान करने का इरादा रखते थे। उन्होंने असंतोष के साथ कहा, क्या अहंकार है? इंतजार करो जब तक कि ब्रदर लॉन्ग मोजिन को मार न दे, फिर देखते हैं कि क्या तुम में अभी भी कोई अहंकार बचा है। अखाड़े में जाने वालों को तब तक जाने की अनुमति नहीं है जब तक कि वे मर न जाएं या अंत में जीत न जाएं। उनकी नज़र में मोजिन अकेला कभी भी ब्रदर लॉन्ग का मुकाबला नहीं कर सकता था। ब्लेजिंग स्ट्राइक। मोजिन अत्यंत शक्तिशाली विनाशकारी क्षमताओं वाला एक अग्नि तत्व स्पिरिट मास्टर है। अग्नि तत्व को देखकर मू चियानशी की आंखों में एक चमक कौंध गई। जुनमो के अलावा यह एकमात्र अग्नि तत्व स्पिरिट मास्टर था जिसे उसने कभी देखा था। मोजिन का अग्नि तत्व बह गया और निम्न स्तरीय पवित्र जानवर उसका कोई मुकाबला नहीं थे, लेकिन अंत में वह गिर गया। बॉस मो, हमें देखने दो कि तुम कितने शक्तिशाली हो। 8 मालिकों में से कई पहले से ही ब्रदर लॉन्ग के गुर्गे हैं। जिन लोगों को उन्होंने भेजा था वे स्वाभाविक रूप से ब्रदर लॉन्ग के लिए भी काम कर रहे थे, विरोधियों को खत्म कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि जब वे कुछ अच्छा करेंगे तो ब्रदर लॉन्ग उन्हें एक त्वरित और दरदरहित अंत देंगे। मोजिन हंसा, तुम कचरे के झुंड को लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। चकाचौंध कर देने वाली लपटों ने मोजिन को पूरी तरह से घेर लिया। तात्विक स्पिरिट मास्टर्स को स्पष्ट रूप से युद्ध में एक अनूठा लाभ होता है और यहाँ तक कि वे उच्च स्तर के विरोधियों से भी लड़ सकते हैं। वे चकाचौंध कर देने वाली लपटें वास्तव में लुभावनी थीं। मू चियानशी लपटों को घूरती रही। अग्नि तत्ववादी और रसविज्ञानी एक आदर्श मेल हैं। रसविद्या में अग्नि तत्व सहायता के अनूठे लाभ के साथ वे रसविज्ञानियों को तेजी से बढ़ने में मदद कर सकते हैं। उसे याद आया कि जुनमो ने कहा था कि इटर्नल कॉल्ड्रॉन में एक साथी लौ थी, लेकिन उसने इसे कभी नहीं देखा। उस आदमी का दिमाग जीवन भर अस्वस्थ चीज़ों से भरा रहा और उसने सोने से पहले इसे समझाया भी नहीं। जल विशेषता के शाश्वत कलाकृति डिवाइन वाटर ड्रैगन रिंग के कारण उसके पास जल तत्व की शक्ति है। यदि वह अग्नि विशेषता की शाश्वत कलाकृति ढूंढ लेती है तो उसके पास केवल अग्नि तत्व की शक्ति हो सकती है। फ्लेम ड्रैगन स्वॉर्ड का अग्नि तत्व केवल युद्ध में ही छोड़ा जा सकता है। इसका उपयोग रसविद्या के लिए प्रभावी ढंग से नहीं किया जा सकता है। हालांकि शाश्वत कलाकृतियों का मिलना आसान नहीं है। उसके पास पहले से ही 4 अनुबंधित साथी हैं, इसलिए दूसरों को प्राप्त करना शायद आसान नहीं होगा। जब अटींग जाग जाएगी तो हम फिर से उससे पूछेंगे। एक रसविज्ञानी के रूप में अगर उसके पास अग्नि तत्व की आध्यात्मिक शक्ति होती तो उसे बहुत तेजी से एक ग्रैंड मास्टर रसविज्ञानी के स्तर तक साधना करने में सक्षम होना चाहिए। वे बदमाश मोजिन को नहीं छू सकते थे, लेकिन बू लाओडा ने अपने सराहनीय साहस के साथ ब्रदर लॉन का सामना किया। बैंग। ओल्ड बू का मानना था कि वह पर्याप्त आदमियों को लेकर आया है, ब्रदर लॉन से अकेले निपटना आसान होगा। बूम बूम बूम। पफ।
लेकिन एक बार जब वे भिड़े तो उसे एहसास हुआ कि उसने ब्रदर लॉन की क्षमताओं को कम आंका था। उसने खून की एक उल्टी की और उसका चेहरा मौत के समान पीला पड़ गया। तुम मौत मांग रहे हो। ब्रदर लॉन का भयंकर हमला हुआ। उसे किसी हथियार का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी, व्यक्ति को मारने के लिए एक ही मुक्का काफी था। बैंग बैंग बैंग, बूढ़े आदमी के कई आदमी मारे गए। प्राचीन मार्ग ने कहा, ब्रदर लॉन्ग, मैं आपके सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार हूं। मैं उस छोकरे मोजिन से निपटने में आपकी मदद कर सकता हूं, कृपया दया करें। ब्रदर लॉन्ग ने कहा, तुम काफी चतुर हो। चूंकि तुम उस छोकरे मोजिन से निपटने में मेरी मदद करने को तैयार हो तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते। मृतकों के द्वीप के 8 नेताओं में से मोजिन, जिसके पास अग्नि तत्व शक्ति है, वह वही है जिससे वह सबसे ज्यादा डरता है। बैंग, बूढ़े आदमी की पहली चाल के साथ मोजिन पर दोनों तरफ से हमला किया गया और वह पहले से ही घायल हो गया था। मोजिन के आदमी, जिनकी आंखें खून से लाल थीं और जो पूरी तरह से जाने के लिए तैयार थे, उनका सामना मुचियांशी के शब्दों से हुआ, वहां जाना सिर्फ आत्महत्या है। चलो इसे भूल जाते हैं। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, बैंगनी आकृति चमकी, द्वंद्व मंच पर हल्के से उतरने से पहले हवा में एक सुंदर चाप खींचा। हे भगवान, सुंदरता ऊपर चली गई है। क्या बॉस मो के पक्ष में एम्पर स्तरीय विशेषज्ञों की कमी है। उसने वास्तव में एक सुंदरता को वहां उसकी मौत के लिए भेज दिया। यह जरूरी नहीं है कि सच हो। किंग स्तरीय लड़ाई के दौरान सुंदरता ने केवल एक साधारण चाल के साथ पवित्र जानवरों के एक समूह का सफाया कर दिया। वह सिर्फ जहर का उपयोग कर रही है। इन पवित्र जानवरों से केवल जहर द्वारा नहीं निपटा जा सकता है। गहन लड़ाई के दौरान मुचियांशी को आते देख मोजिन ने राहत की सांस ली। उसने आखिरकार एक चाल चली और उसकी जान बच गई। ओल्ड बू जोर से हंसा, हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कोई सुंदरी आएगी। चूंकि कोई सुंदरी यहाँ आई है तो हमें स्वाभाविक रूप से उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ओल्ड बू और उनके समूह के इरादे स्पष्ट रूप से बुरे थे। स्पिरिट किंग दायरे के केवल 7वें स्तर पर उसके पास पीक एम्परर स्तरीय विशेषज्ञों के इस समूह के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं था। इनविंसिबल, बाहर आओ और उनके साथ खेलो। स्वर्ग के नीचे अजेय, मैं एकमात्र हूं जो सर्वोच्च शासन करता है। सफ़ेद रोशनी की एक चमक के साथ इनविंसिबल एक अतिरिक्त बड़े रूप में बदल गया। यहां तक कि विशाल ड्रैगन ब्रदर भी इनविंसिबल के सामने एक छोटी चींटी के रूप में कम हो गया था। भीड़ ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा, एक पवित्र जानवर। ये वास्तव में एक पवित्र जानवर है। सुंदरता ने वास्तव में एक तीसरे स्तर के पवित्र जानवर से अनुबंध किया है। हे भगवान, इस तरह की पूंजी के साथ वह आसानी से मृतकों के द्वीप की बॉस बन सकती है। तीसरे स्तर का पवित्र जानवर एम्परर रैंक के चरम के बराबर है। पवित्र जानवर युद्ध में मनुष्यों से अधिक मजबूत होते हैं, इसलिए मुचियांशी, जिसके पास तीसरे स्तर का पवित्र जानवर है, स्वाभाविक रूप से ऐसा व्यक्ति है जिससे सावधान रहना चाहिए। ब्रदर लॉन भी थोड़ा आश्चर्यचकित था और उसने कहा, मोजिन काफी सक्षम है, उसे वास्तव में ऐसा सहायक मिल गया। तुम सब जाओ और उस महिला और उस पवित्र जानवर से निपटो। मोजिन, मैं उसे संभाल लूंगा। तुम अकेले नहीं हो जिसके पास एक अनुबंधित जानवर है। ब्रदर लॉन्ग ने अपने अनुबंधित जानवर, एक सींग वाले ऑक्टोपस को बुलाया जिसे ऑक्टोपस ड्रैगन के रूप में जाना जाता है। ऑक्टोपस के तंबू बह गए, जिससे मोजिन लगभग हवा में उड़ गया। मोलाउडा चिल्लाया, मिस मू, मदद करो। अगर तुम गंभीर नहीं हुई तो मैं तुरंत मारा जाऊंगा। स्विश स्विश स्विश, मुचियांशी की औषधीय सुइयां उड़कर बाहर आ गईं और अनगिनत प्रकार के जहर बिना किसी हिचकिचाहट के उड़कर बाहर आ गए। सभी के चेहरे के भाव बदल गए। ये फिर से वही चाल है। जहर से सावधान रहो। बैंग बैंग बैंग, मुचियांशी जहर देने के मामले में इतनी क्रूर है कि उसे एक बूंद भी बर्बाद करने की परवाह नहीं है। अन्य जहर स्वामी कीमती जहरों का संयम से उपयोग करेंगे, लेकिन मुचियांशी उन्हें जिंदा दफनाने के लिए दृढ़ लग रही थी। मुचियांशी के जहर देने के तरीके को देखकर जो लोग उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे वे डर से पीले पड़ गए। हालांकि वह सुंदर है, वह दुनिया का सबसे जहरीला प्राणी है। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप उससे दूर रहें। वे पहले से ही सतर्क थे और जहर का हमला स्पष्ट रूप से बहुत कमजोर था। इनविंसिबल सेना में बह गया और मुचियांशी की हथेली नीचे आ गई। हेवनली प्रोफाउंड सील, बैंग, इस प्रहार ने मोजिन को, जिसे निराशा के कगार पर धकेल दिया गया था, जीवित रहने का मौका दिया। मोजिन हंसा और बोला, मैं बहुत सुंदर हूं, मुझे पता था कि तुम मुझे मरने नहीं देना चाहती। जबकि वुडी अन्य लोगों से निपटने में व्यस्त था, केवल मोजिन और मुचियांशी ब्रदर लॉन्ग और उसके अनुबंधित जानवर का सामना कर रहे थे। ब्रदर लॉन्ग हंसा, छोटी सुंदरता, क्या तुम्हें, एक किंग स्तरीय कल्टीवेटर, लगता है कि तुम अपने अनुबंधित जानवर के बिना मोजिन की रक्षा कर सकती हो? ये सिर्फ ख्याली पुलाव है। मैं तुम्हें सिर्फ एक उंगली से संभाल सकता हूँ। मुचियांशी ने शांति से कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास केवल एक अनुबंधित जानवर है।
लिटिल रेड, बाहर आओ। एक लाल रोशनी चमकी और लिटिल रेड ने आलस से कहा, वह अंधा मूर्ख कौन है जो फिर से मेरे मास्टर को उकसा रहा है? क्या मैं दोपहर की शांतिपूर्ण नींद भी नहीं ले सकता? एक चमकीला लाल सुअर दिखाई दिया, उसका लहजा इनविंसिबल जितना ही अभिमानी था। सभी की आंखें लगभग बाहर आ गईं। पफ, ऐसा सुअर ब्रदर लॉन के अनुबंधित जानवर के दांत भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा। सुअर का मांस, ब्रदर झांक को इसे खाना पसंद होना चाहिए। वू चियांशी के पास पहले से ही तीसरे स्तर का पवित्र जानवर है और कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि उनके सामने मौजूद आलसी छोटा लाल सुअर जो हर कदम पर सो जाता है, वह भी तीसरे स्तर का पवित्र जानवर है। शाओ होन क्रोधित था। मैं पूरी तरह से क्रोधित हूँ। मुझे सच में ग्रिल्ड ऑक्टोपस पसंद है। कर्म की आग स्वर्ग को निगल लेती है। इससे एक पवित्र जानवर की भयानक आभा निकली और लाल लपटों ने पूरे हवाई अखाड़े को अपनी चपेट में ले लिया। जिन लोगों ने शाओ होन को नीची नज़र से देखा था वे अब पूरी तरह से स्तब्ध थे। एक तीसरे स्तर का पवित्र जानवर। हे भगवान, एक और लेवल 3 सेक्रेड बीस्ट।